किसान आंदोलन भी हुआ, मैं 2 बार वहाँ एसएसपी रहा। तो वहाँ मैं फोर्स को केवल एक ही चीज़ सिखाता था कि अगर हमारे पास पहले से सूचना है, भाई 2 तरह की भीड़ होगी ना, नियोजित हो सकती है पहले से पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार, बहुत सी ऐसी हो कि अकस्मात आ गई, लेकिन अकस्मात को भी आप ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, फिर हमारे इसका मतलब क्या है, इंटेलिजेंस फेलियर है, आपकी LIU इंटेलिजेंस ब्रांच इसका मतलब ये सही काम नहीं कर रही, या पुलिस के जो आपके बीट कांस्टेबल हैं या आपका जो मुखबिर तंत्र है वो सही काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आपको पहले पता होना चाहिए। तो वहाँ मैं यही बोलता था कि पहले जो है आपको फोर्स को जब आप भेज दोगे, इससे पहले कि भीड़ के लिए, भीड़ ऐसा तो है नहीं जैसे कि मैंने बताया कि एक साथ आ जाएंगे, ज़्यादा शुरू में क्या आएंगे, 2 आदमी आएंगे, 1 आदमी होगा। जो बड़े नेता होते हैं, क्या आप देखते हैं सबसे पहले बड़ा नेता आ जाता है वहाँ पर जो लीड करेगा, पहले अपने उनको भेजता है, अपने शिष्यों को, जूनियर्स को, क्या कोई जाके वहाँ तख्त लगाएगा, कोई दरी बिछाएगा, कोई वहाँ लाउड स्पीकर लगाएगा। अगर आपका वहाँ पुलिस वाला नहीं है तो वो कहीं भी लगा देगा, चारों तरफ लाउड स्पीकर को बढ़ा देगा। लेकिन अगर पहले से वहाँ पुलिस के हमारे कर्मचारी पहुँचे हुए हैं और वो टाइट करना शुरू कर दें, हाँ भी परमिशन दिखाइए, क्या आपने अनुमति ली हुई है, नहीं ली हुई है तो कैसे लगा रहे हो, लाउड स्पीकर की अनुमति है आपके पास, नहीं है। जब टोका टाकी शुरू हो जाएगा तो वो किसको बताएगा, सबसे पहले जिसने उसे भेजा है, अपने नेता को बताएगा, और नेता को ये मैसेज चला जाएगा कि पुलिस पहले से ही हो गई है। तो क्या वो जितना अवैधानिक काम उसने खुली उसमें छूट में कर सकता था उतना कर पाएगा, उतना नहीं कर पाएगा। इसलिए शुरू से ही मॉनिटर करना बेहद आवश्यक है, और इसमें पुलिस बल को पहुंच कर डोमिनेट करना चाहिए। जो पहले डोमिनेट कर लेगा, अगर भीड़ पहले पहुंच के डोमिनेट कर लेगी तो वहाँ पुलिस वालों को नहीं घुसने देंगे, और अगर पुलिस पहले जाके डोमिनेट कर लेगी, वहाँ पर पता चला पूरी टुकड़ी चलेगी, 1 प्लाटून PAC चलेगी, वहीं पर जाके आपने सावधान विश्राम कराने शुरू कर दिया, अब लोग समझ जाएंगे, आपके इरादे भांप लेंगे कि ये पूरी तैयारी से आए हैं। हिस्सा बनने पर कमज़ोर व्यक्ति, मैंने बता दिया कि ये साइकोलॉजी है, ये मनोविज्ञान है कि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी क्या करता है, जब भीड़ का LIU में जाएंगे बाद में। तो इसलिए आपको ये पहचानना होगा कि नेता कौन है, और इसके बारे में सूचना देते रहना चाहिए। हमेशा अपनी जो भी आपको सूचनाएं मिलती हैं वो अपने पास ऑन करते रहिए, ताकि प्लानिंग अच्छी हो सके भीड़ को कंटेन करने के लिए, भीड़ को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट, भीड़ कम ऑर्गेनाइज होती है। ये बताइए, जो भीड़ आती है क्या वो लाठी, डंडे, बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट ये सब लेकर आती है? नहीं आती। और हमारी जो टुकड़ी होती है वो कैसे जाती है? सुसज्जित, अगर सही ट्रेंड है। वैसे जाते नहीं है हमारे लोग, वो जो उल्टा होता है। वैसे किसान तो डंडे लेकर आते हैं, झंडे में एक डंडा लगाकर, हाँ, और हमारे आदमी क्या जाते हैं बिना डंडे के, वो तो एक हेलमेट लेकर आते हैं बाइक पर। हमारे लोग जो हैं बिना हेलमेट के जाते हैं, टोपी पहन के, वो भी समय से पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी गनीमत है, और फिर पिटते हैं। आपने देखा होगा एक वीडियो चला, बहुत वायरल हुआ, क्या कि पथराव हो गया जाते ही, वो क्या किस चीज़ से बचाव कर रहे थे वो अपना? कुर्सियों से। जैसी ये कुर्सी ले, ऐसी कुर्सी सर पे डालकर और उसको भागते हुए बसते हुए घूम रहे थे, देखा था नहीं? उसके ऊपर फिर कार्रवाई हुई, उन पर जो कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई इसके लिए। नेक्स्ट, ये कई बार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ ना कुछ इक्विपमेंट अपने इस तरह के इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे हम फिजिकली आप नहीं रोक सकते सभी को। आपने यहाँ की ब्रीफिंग देखी होगी, जब भी मैं ब्रीफिंग करता हूँ मेरा जोर रहता है कि आप रस्से लेकर जाइए, आप बैरिकेड लगाइए। तो इन चीज़ों को अगर लगाएंगे तो फिर आपको भीड़ को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। जैसे बैरिकेड है, ब्लॉकेड है, थोड़ा पुलिस बल है, बड़ी भीड़ है, और कहाँ लगाओ? जैसे रोड पर, पुल पर, सकरी जगह पर, ऐसी जगह आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर रास्तों को ब्लॉक भी कर सकते हो कि यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। स्पाइक बोर्ड लगा दिए। आप देख रहे हैं कि ये किसान बोर्ड का दिखा रहे हैं, किसान आंदोलन का, दिल्ली का जो वहाँ पर बॉर्डर पर जो हुआ था, हाँ, ये गाजीपुर बॉर्डर का दिखा रहे हैं इस तरह। नेक्स्ट, इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज का मतलब मौके पर, पता चला कि हर जगह आपको जो है, जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको मिलेंगे ये जो डिवाइडर्स वगैरह लगाने के लिए कंक्रीट वाले, या आपके जो ये आप मोबाइल बैरियर्स लगाते हैं खींच के, ये ज़रूरी नहीं है हर जगह हो। कई जगह आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। कैसे? पता चला आपको वहाँ बल्लियाँ पड़ी हुई हैं, उसे लगा सकते हो बांध के, बाइक खड़ी कर सकते हो अपनी, या कोई और चीज़ ऐसी हो सकती है जो ठेलिया है, कोई और चीज़ है, किसी की मदद लेके ब्लॉक करने के लिए। यानी फिजिकल बैरियर होना जरूरी है भीड़ को रोकने के लिए। नेक्स्ट, भीड़ को नियंत्रित करो, मॉनिटर करो, सामने से ब्लॉक करो, और छिन्न भिन्न करना। हमारी कोशिश रहेगी, वो मैं आगे तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से भीड़ को आप छिन्न भिन्न करेंगे।
और या भीड़ को कंटेन करना। कई बार जैसे आपने देखा होगा या कुंभ की मेले में या माघ मेले में भीड़ को हम इस तरह से एक लंबे सर्किट पर डाल देते हैं और भीड़ को होल्ड करते हैं, कंटेन करते हैं, ताकि भीड़ पर जैसे संगम पर जहाँ नोज है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, उसको रोकने के लिए हम कंटेन करते हैं। फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते हैं, उसका रास्ता इतना लंबा कर देते हैं कि वहाँ तक जाने में उसको ज़्यादा समय लगे, एक लंबे रूट पर डाल देते हैं। कई बार हमें जो है पहले से ही अगर किसी घटना के बारे में पता है और भीड़ भाड़ थोड़ी सी इकट्ठी शुरू हुई है अभी, तो गिरफ्तारियों से काम चल जाता है। आप जो है गिरफ्तार कर सकते हैं अगर आपको पता कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है या अनरूली मॉब वहाँ पर इकट्ठा होने वाला है, तो 151 में सीआरपीसी में गिरफ्तार करते हैं। ये सीआरपीसी पढ़ा दिए आपको, 151, 107, 16 वगैरह ये सब, हाँ। तो धारा 150 है सीआरपीसी की, वो क्या कहती है, वो क्या अभी नहीं पता है, फिर भी आप ये नोट कर लो, आपके सबसे महत्वपूर्ण धारा है। धारा 150 सीआरपीसी कहती है कि पुलिस की ड्यूटी क्या है, अगर कहीं भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होने वाला है तो उसको रोकेगी। कहीं भी संज्ञेय अपराध होने वाला है, संज्ञेय असंज्ञेय अपराध का तो अंतर पता नहीं, हाँ। संज्ञेय अपराध वो अपराध है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं, हाँ? बिना जो है किसी मजिस्ट्रेट की आज्ञा के विवेचना कर सकता है पुलिस अधिकारी, और असंज्ञेय उल्टा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 150 में दिया हुआ है कि ये संज्ञेय अपराध को रोकेगी पुलिस, और अगर लग रहा है कि उसके रोकने के लिए ये आवश्यक है कि किसी की गिरफ्तारी की जाए। चलिए, बाकी भी आरटीसी जुड़ी हुई हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, ये सुन रहे होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या आती है तो उमेश को डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ लेंगे और देखते रहेंगे। तो यहाँ जो गिरफ्तारी के बारे में मैंने बताया कि कई बार गिरफ्तारी आवश्यक है और गिरफ्तारी करने के तरीके होने चाहिए। ऐसे नहीं कि अब जो फूहड़ पने से जो किसी को गिरफ्तार कर लें, उसमें आपको प्रोटोकॉल पता होनी चाहिए और कैसे गिरफ्तार करेंगे ये भी पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले दल की नियुक्ति होनी चाहिए, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हर एक कर्मचारी को ये पता होना चाहिए कि मुझे गिरफ्तारी करनी है, मुझे पीएस सिस्टम लेकर चलना है, मुझे टीयर स्मोक का एम्यूनिशन उठाना है, मुझे डंडा लेकर चलना है, मुझे सामने से जो है मुझे फ्रंट में रहना है, तो इसलिए मैं एफआरपी शील्ड लेकर चलूँगा। तो ये सारी चीज़ें पहले से किसका काम है, जो भी टोली का इंचार्ज है। और टोली का इंचार्ज मान लिया घायल हो गया या उसी को कुछ दिक्कत होगी, तब आप लोगों में से ही, जो टोली में से जो सीनियर मोस्ट हो या जो सबसे सर्वमान्य व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को आगे जो है लीड करना चाहिए। इसमें चिन्हित करके गिरफ्तारी करनी है, और ये नहीं कि ऐसे ही पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस की क्या कोशिश क्या रहती है कि गिरफ्तार कैसे व्यक्ति को करती है। अगर मैं कहूँ कि ये सामने से ज़रा इसको पकड़ लीजिए, 2-4 दंगाइयों को, तो किसको पकड़ते हैं, हाँ? सबसे मजबूत को पकड़ते हैं या सबसे कमज़ोर को? ऐसा है, सबसे कमज़ोर को पकड़ते हैं, जो भाग ना पाए, लंगड़ा हो, लूला हो, या सबसे पीछे रह जाए। जैसे देखा होगा ना, जब ये बाघ या शेर शिकार करता है, किसको पकड़ता है? जो सबसे लास्ट में जो जानवर रह जाता है, सबसे कमज़ोर, उसको पकड़ लेता है। तो यही हमारी पुलिस की मानसिकता बनी हुई है। और होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी किसकी चाहिए? उसकी होनी चाहिए जो आपने नेता चिन्हित किया है, जो सबसे बड़ा बदमाश वहाँ पर बन रहा है, ताकि जब उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी तो छुटभैया क्या करेंगे, वो भाग छूटेंगे वहाँ से। उन्हें लगेगा कि जब ये हमें लेकर आया था, जो हमारा नेता है, इसी को पकड़ लिया, या पुलिस इसी के साथ कोई रहम नहीं कर रही, क्योंकि वो झूठ बोल कर लाता है, बहुत सारी चीज़ें जो उल्टी सीधी चीज़ें बता कर लाता है। वो कहेगा कुछ नहीं होगा, मेरी बात हो गई है एसपी साहब से, हाँ, या मेरी जो ये मौके पर जो मजिस्ट्रेट है उनसे बात हो गई है, कोई कुछ नहीं कहेगा, बस कीजिए जो कुछ करना है। वो छूट दी हुई है, उन्हें क्या पता कि हुई है बात नहीं हुई है। उसने तो फंसा दिया, चढ़ा दिया, और धीरे से सबसे पहले जो है, जब दंगा होना शुरू होता है या पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो सबसे पहले कौन खिसकता है? वही खिसकता है सबसे पहले। वो पिटते कौन है? पिटते ऐसे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में भी। तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसको करना, और उसके लिए नियम बताया है, 5S का रूल बताते हैं। सबसे पहले पकड़ो, उसको सिक्योर करो और तुरंत उसको सर्च करो। ऐसा तो नहीं है एकदम तुरंत जैसे ही सबको पकड़, कभी भी गिरफ्तारी करते हैं सबसे पहले अंटी पे हाथ मार के देख लेना चाहिए, तमंचा तो नहीं है, यहाँ हाथ मार के देख, ये हाथ मार के देख लो। उसमें कोई आपको जो है बिल्कुल ये नहीं लगना चाहिए कि आप जो है कोई छोटा काम कर रहे हैं, कि उसके पैर के हाथ लगा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर तमंचा कहाँ लगाता आदमी, या तो यहाँ लगाएगा
या अंटी में ठूसेगा, पीछे लगाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले ये देखिए उसके पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि गोला जेब में डाल रखा है। यहाँ देखा होगा प्रयागराज में लोग क्या लेकर चलते हैं, बम लेकर चलते हैं, बम कल्चर है। बहुत से ऐसे सामान लेकर चलते हैं, चलते चलते बना लेते हैं, इतने एक्सपर्ट लोग हैं। तो इसलिए ये देखिए कि उसके पास ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ तो नहीं है। मैं बीच बीच में थोड़ा सा दृष्टांत बताता रहता हूँ जिससे कि आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। मैं रामपुर में एक बार दिवाली से पहले छुट्टी गया हुआ था, 5-7 दिन के पहले ही, और मैं आ रहा था उधर वापस रामपुर। तो मैंने पुल के पास देखा कि एक व्यक्ति बाइक पर, 2-3 लोग ऐसे खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। एक महिला और एक पुरुष आगे बाइक पे था, वो बात कर रहे थे। मुझे लगा कि कुछ सस्पिशियस है मामला। ये रामगंगा पुल था, कौन सा नदी का पुल था वहाँ? हाँ, रामपुर का कौन है? नहीं है? हाँ हाँ, रामगंगा है? नहीं, कोई और है, उसका नाम कुछ और था। तो उसमें, हाँ, गढ़गंगा तो उधर है, गढ़ में। तो वहाँ मैंने देखा कुछ अनयूजुअल सा है कुछ। मैंने उसको जो है देखकर मैंने पूछा उससे, जो व्यक्ति जो महिला के साथ था, मैं क्या हुआ, आप क्यों रुके हैं यहाँ पर? उसने कहा, महिला बोलने लगी उससे पहले, कहती है सर ये पीछे से जो काफ़ी दूर से हमें 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो गया, छेड़ते चले आ रहे हैं, बार बार बाइक का वो लगा देते हैं पहिया। तो ये तो क्लियर हो गया। जिस समय वो उसके पास आया, मैंने देखा एक बाइक वहाँ खड़ी हुई थी और एक बाइक पुल के दूसरी साइड खड़ी हुई थी, जो दूर से देख रही थी, जो इनका इंतजार कर रही थी। तो मेरे साथ गनर था नहीं, मैं ऐसी केवल ड्राइवर और हम आ रहे थे। तो मैंने उसको जो है पकड़ लिया, फिर उसको पकड़कर अपनी गाड़ी में उधर ले आया। मैंने, आप चलिए। वो देखते जैसे ही उसको पकड़ा वो भाग गया, अगली बाइक वाला। खैर मेरे पास जो फ़ोन से मैंने बताया, सबको अलर्ट किया कि चेक कीजिए। इससे पहले कि वो पकड़े, वहाँ पर सिविल लाइन के इंस्पेक्टर को बुला लिया और मैंने कहा इसको पकड़ के रखिए, इसको अपने साथ में। मैं सादे में था, मैंने इसको अरेस्ट कर लीजिए। अब उसने वो देखा वहाँ पर, जब मैं एसपी रेजिडेंस पर पहुँच गया अपने, उसके बाद उसने जो वहाँ थे, जो उसके हमरा थे इंस्पेक्टर के, वो लेकर आए। उसने कहा साहब इसके बाद तमंचा मिला है। तमंचा क्या था, नीचे फेंक दिया था उसने, गाड़ी में फेंक दिया। तुम्हें कैसे पता? कैसा? इसने जो धीरे से तमंचा नीचे फेंक दिया और उसके राउंड नीचे फेंक दिए। तो ये गलती हुई नहीं। जैसे ही पकड़ा था उसका क्या करना चाहिए था? सर्च करना चाहिए था। लेकिन सर्च करने में हड़बड़ी में गलती होगी, तो इसलिए चूक होती है कई बार सोच नहीं पाते। लेकिन जब आप नियम बना लेंगे कि जब भी किसी को पकड़ेंगे सबसे पहले जो है सर्च कीजिए, उसके बाद जो है साइलेंस कीजिए, शांत कीजिए उसे। ऐसा नहीं वो शोर मचाने लगे इधर उधर हेल्प के लिए, या भीड़ में जब शोर मचाएगा तब क्या होगा, लोग उत्तेजित होंगे कि इसकी गिरफ्तारी हो रही है। तो जैसी हो तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, मुंह दबा लेते हैं। ऐसी आपने देखा होगा सभाएं होती है, मान लिया कोई पता चला काला झंडा दिखा दिया वीवीआईपी को, और उसके बाद में या नारेबाजी करने लगा, तो क्या करते हैं, पकड़ते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उसका मुंह दबा लेते हैं। तो उसको साइलेंस कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए, फिर भीड़ से अलग ले जाना उसको। और ये काम कैसा होना चाहिए, स्पीड के साथ। कैसा होना चाहिए? और इसके लिए ट्रेंड लोग होने चाहिए। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। 5S का रूल है, सिक्योर, सर्च, साइलेंस, सेग्रीगेट एंड स्पीड। मुंह ढकना, पीछे खींचना। नेक्स्ट, ये देखिए मैंने बताया था कि जो मान लिया कोई हिंसात्मक भीड़ भी होगी, उसमें सक्रिय लोग, ऐसा नहीं है कि सब लोग हिंसा पे उतारू हैं। कितने लोग होते हैं जो हिंसक होते हैं, जो तमंचा लेकर चलते हैं या पूरी तैयारी से चलते हैं, वो सब वो होते हैं जो पहले से प्लान किए होते हैं। वो कुछ मुश्किल से कितने लोग होंगे, पूरी भीड़ का 10% होंगे बस। बाकी लोग निष्क्रिय होंगे, 60% होंगे जो हाँ में हाँ मिलाने, केवल नेता के, वो केवल नारेबाजी में साथ दे रहे हैं। और 30% ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल दर्शक हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि ये भीड़ किस लिए इकट्ठी हुई है। वो साथ में नारे भी लगाने में हो जाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। उनसे पूछो भाई आपकी मांग क्या है, तो हो सकता मांग ना बता पाए, या आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, उन्हें ये नहीं पता, या आपका नेता कौन है वो भी नहीं पता। बहुत से लोग क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। क्या होता है एंटरटेनमेंट? क्या होता है कि पुलिस वाला, जैसे कहीं अभी वो चल रहा था, एक वीडियो वायरल हुआ था पंजाब पुलिस का, कि एक वो दारू पीकर उसमें लेट रहा वर्दी में, इधर उधर को घूम रहा है, खूब वायरल हुआ, मिलियंस ने देखा। तो पुलिस की वर्दी को लोग अगर जो उसमें देखें किसी गलत स्थिति में, या कई बार जो पुलिस वालों को पकड़ लेते हैं, पुलिस वाले के साथ मार पिटाई कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? लोग को ये लगता है कि ये मतलब समथिंग अनयूजुअल इज़ हैपनिंग, और सब उसको देखना चाहते हैं।
और अगर किसी को मौका मिले, जो पुलिस के सताए हुए लोग हैं, जिसका कभी चालान कर दिया हो, तो क्या करें, हाथ साफ करने में पीछे रहते हैं वो लगते हैं कि देखा, आपने देखा होगा, पकड़ के ले जा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई हाथ ऐसे लगा देगा, कुछ कर दे, कुछ ना कुछ कर देंगे वो भी। क्यों? आनंद आता है उन्हें इस चीज़ में। और जब भीड़ में जब आदमी जो है वैसे अलग से आपसे बात कर रहा हो, थाने में बात कर रहा हो, या तो जिस तरह वो बात करेगा, क्या भीड़ में वैसी बात करता हो? भीड़ में हावी होकर करता। और हम लोग क्या वैसी बात करते हैं जैसे थाने में करते हैं? हम भी बदल जाते हैं, ठीक है, उसका विपरीत करते हैं फिर। तो ये चीज़, लेकिन इतना विचलन होना चाहिए। मेरा मानना है कि कभी भी एक्सट्रीम पे काम नहीं करना चाहिए। किसी भी जो है अति, जो है कहते हैं ना, अति हर एक चीज़ की बुरी है। अति जो है वो हर एक चीज़ की बुरी है। तो इसलिए जो बुद्ध ने कहा है, कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जो है उत्तम मार्ग बताया गया है। आप बहुत ज़्यादा जो है मतलब किसी भी चीज़ की अति ना कीजिए, नहीं तो वो नुकसान कर सकती है। चाहे बहुत बेहद, मान लिया कोई पुलिस वाला बेहद शरीफ है, कुछ कहता है, वो कहे साहब मैं तो जो है मैं तो कर ही नहीं सकता। मेरे साथ एक ASP थे, नाम नहीं बता, मैंने उनसे कहा कि ये बदमाश पकड़ा गया, ज़रा इंटरोगेट कीजिए, कायदे से कीजिए। कह रहे सर मैं हाथ नहीं मार सकता, सर मैं चांटा नहीं मार सकता। हाँ, अब जब चांटा नहीं मार सकते, पूछताछ नहीं हो सकती, तो फिर जो वो बताया ऐसे नहीं बता रहा। हाँ, वो बताता नहीं है ना फिर आदमी। तो कई बार आपको सख्त, मान लिया वैसे आप हिंसात्मक कार्य में, लेकिन कई बार सख्त लहजे में बात करनी पड़ती है। अब मान लिया कोई बदमाश मिल जाए, बदमाश को पकड़ना, उससे आप जो है तमंचा बरामद करना, कुछ करना, तो आप उससे जो भाई साहब आप ये प्लीज़ ये करा दिए, देगा वो ना। तो इसलिए जो है कई बार हमें जो रुख बदलना पड़ता, तो आदमी को जो है कभी नरम कभी गर्म, इस तरह का रुख अपनाना पड़ेगा। ये जो हिंसक तत्व हैं, जब पुलिस फोर्स यूज़ करती है, तब ये क्या करते हैं? ये शेल्टर कहाँ पाते हैं? या तो बच्चे को आगे कर लेंगे, या किसी महिला को आगे कर लेंगे, किसी दिव्यांग को आगे कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? उन्हें पता है कि पुलिस की सिखलाई है, वो जानते हैं, वो पुलिस का आचरण जानते हैं कि पुलिस जो है इधर वार नहीं करेगी। और ये सही भी बात है। क्या पुलिस को किसी दिव्यांग पर, किसी महिला पर, किसी बच्चे पर लाठी प्रहार करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मान लिया कोई आदमी भागते भागते गिर गया, क्या गिरे हुए व्यक्ति पर लाठी प्रहार करना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या जब एक बार एक्शन खत्म हो गया, क्या उसके बाद घरों पे जाके जो लाठी से वो ठोकना है, बंदूक की बट से, राइफल की बट से किसी के दरवाजे तोड़ना, ये सही है? या किसी के गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर देना, किसी के सामान का, किसका नुकसान है? चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या पब्लिक प्रॉपर्टी हो, वो देश का नुकसान तो है ही ना। उसके अंदर कुछ वर्किंग आवर्स लगे, कुछ श्रम लगा है, पैसा लगा है। इसलिए हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसको सही तरीके से निर्वहन करना चाहिए उसका, और थोड़ा अपना जो है विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे ऊपर, मान लिया कोई आदमी आपके पास थाने पर आता है, अब उसके साथ किसी ने जो है गाली गलौज की है, मारा पीटा है, पीड़ित है, और पता चला उसने पुलिस से, कि पुलिस भी कई बार बिजी रहते हैं, आपने उसकी बात को जरा अनसुना कर दिया, ध्यान नहीं दिया, और वो वहाँ पर जो है उल्टा सीधा नाप शनाप जोर जोर से बोलने लगा। तो पुलिस का क्या कर्तव्य है? हम भी जोर से बोलने लगे? या वहाँ भीड़ भाड़ में मान लिया कोई नारेबाजी कर रहा है, किसी का आदमी मर गया है, वो आरोप लगा रहा है कि पुलिस की वजह से मर गया, इतनी भीड़ भाड़ यहाँ पर हो गई है, अब वो बोल रहा है, तो क्या आप क्या करेंगे उसके खिलाफ? आप भी जोर जोर से बोलने लगेंगे? तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुलिस की जो सिखलाई है वो किस बात के लिए की जाती है, कि जो काम आम आदमी कर रहा है आप नहीं कर सकते वो काम। मान लिया भीड़ का आदमी पत्थर उठा के मार रहा, तो क्या आप पत्थर उठा के मारेंगे? क्या आपकी प्रतिक्रिया एक ट्रेंड आदमी की तरह होनी चाहिए या अनट्रेंड व्यक्ति की तरह होनी चाहिए? एक ट्रेंड व्यक्ति की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ट्रेनिंग दी गई है इस चीज़ के लिए। हम एक आम आदमी की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, हमारा व्यवहार एक ट्रेंड पर्सनल की तरह होगा, और वो ट्रेंड रिस्पॉन्स जो होगा वो कैसा होना चाहिए, इसीलिए आपको ये सिखलाई दी जाती है। नेक्स्ट, भीड़ का मनोविज्ञान व व्यवहार, इसके बारे में बता चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड बल का प्रयोग करना, भीड़ ज़्यादा संसाधन युक्त होती है या हमारी फोर्स ज़्यादा संसाधन युक्त है? ये मैं इसलिए बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे कि ज़्यादा संसाधन युक्त कौन होती है, भीड़ होती है या फोर्स होती है? ऑर्गेनाइज जो पुलिस बल हमें प्रयोग करना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से करनी चाहिए, और उसकी SOP दी हुई है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं।
उसके लिए मैं विधेयक जो प्रावधान है हमारे, जैसे पुलिस रेगुलेशन में पैरा 70 है, सीआरपीसी के जितने भी प्रावधान है 129, 130, 131, उसके बाद हम जो है उसकी बात करेंगे। मान लिया पाबंद कराना, पहले से ही रोकना, तो 106, 107, 8, 9, 10, 107, 16 की कार्रवाई जो करते हैं, सुना होगा। तो ये तमाम चीज़ें हम जो करेंगे, या पुलिस एक्ट के तहत उसको अनुमति लेनी चाहिए किसी भी मेले को, भीड़ को रेगुलराइज करने के लिए, उसको हमें मॉनिटर करने के लिए शक्ति दी हुई है किसमें, पुलिस एक्ट में। उसके प्रावधान आज तक लागू हैं 1861 के। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज बल प्रयोग तो करना ही चाहिए, लेकिन क्या हर एक जगह ऑर्गेनाइज बल प्रयोग करना ही आवश्यक है? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, मान मनव्वल उनको समझाना बुझाना कि भैया इसका नुकसान हो जाएगा और ऐसा नहीं कीजिए। अगर उसकी मांग जो है ठीक है तो उसकी मांग सही जगह पे पहुंचा देना। उसकी मांग अगर जेन्युइन है, पता चला किसी का भाई या बेटा मर गया है, बहन मर गई है, हत्या हो गई है, अब वो एफआईआर के लिए डिमांड कर रहा है, तो क्या उसकी डिमांड जायज़ है, गैर नाजायज़ है? जायज़ डिमांड है उसकी, तो उसे पूरा करने में क्या दिक्कत है? अगर पता चला किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई है छोटी बच्ची की, और वहाँ पर डेड बॉडी लेकर जाम लगाया हुआ है, उनकी डिमांड ये है कि वहाँ के थाना अध्यक्ष को जो है सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उसने ध्यान नहीं दिया। हमने एफआईआर लिखाने गए थे, एफआईआर नहीं लिखी गई, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तो उनकी जो डिमांड है वो नियम संगत है, विधि अनुरूप है, या विधि के विरुद्ध है? हाँ, विधि सम्मत है या नहीं है? है। क्यों नहीं है? हाँ, मान लिया कोई 376 की किसी बच्ची के साथ हो जाए, पोक्सो एक्ट भी लगा हुआ है 3/4 या 5/6, और उसकी एफआईआर नहीं लिख रहा थानेदार, तो उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाएगी नहीं? हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्या? तो वो बिल्कुल वो जानते हैं नियम कायदे। आजकल पब्लिक जो है कोई अनजान थोड़ी है, उन्हें पता है कि नियम क्या है, लॉ क्या है, इसलिए वो बिल्कुल जायज़ डिमांड अपनी रख रहे। तो इस जायज़ डिमांड के लिए क्या, मान लिया आपने उसकी डिमांड मान ली और भीड़ वहाँ से चली जाती है, तो क्या उसमें बल प्रयोग की आवश्यकता है? नहीं है। इसलिए हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि भीड़ इकट्ठी होगी तो बल प्रयोग करना है। सबसे पहले उनकी बातों को समझना है, और उससे पहले, इससे पहले कि वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले सभी आरक्षीगण का अपने जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू ये पता लगाना चाहिए कि इनकी डिमांड क्या है, भीड़ में संख्या क्या है, क्यों इतने द्वेलित हैं, पुलिस के खिलाफ ही क्यों बोल रहे हैं। बहुत से लोग गलती करते हैं, जैसे थानेदार है उसको बताया, किसी ने, उसके दलाल ने बता दिया कि साहब ये तो जो है वैसी डिमांड रख रहे हैं, ये तो कुछ नहीं है, हाँ इसकी कोई पूछ नहीं है, ये तो बदमाश है, और आपने मान ली उसकी बात। क्या एक तरफा बात माननी चाहिए कभी? नहीं। आपको ये पढ़ाए गए प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत बताए नहीं? उसमें सबसे पहला सिद्धांत है कि सबकी बातें सुनो। उसमें जो है एक जॉर्गन यूज होता है, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। क्या होता है? ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम। वो कहते हैं सबको सुनिए, एक पक्ष को सुनिए, दूसरे पक्ष को सुनिए, सभी को सुनिए, तब आप जो है, जैसे आपको कोई शिकायत करने लगे कि जी बस आप मेरी बहन को बहुत परेशान कर रहे हैं, हमारा बहनोई जो है बहुत मारता है, खाना नहीं देता, तो आपको लगेगा कि भाई इसके साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, यही लगेगा ना। उसके बाद पता चले कि आपको जो पंच बना दिया, या आपके पास दूसरा पक्ष भी आ गया, वो भी आपका जानने वाला है। आपने पूछा भाई क्यों झगड़ा हो रहा है तुम्हारे बीच में, क्या है ये? अब उसने बताना शुरू किया कि साहब इस लड़की के तो अवैध संबंध है, मैं देखता हूँ, मैंने जो मोबाइल पे देख लिया, मैं इसे मना करता हूँ बात ना कर, तो ये मानती नहीं है। तो फिर क्या लगेगा आपको? आपका विचार बदल जाएगा एकदम। अब विचार बदल जाएगा ना, लगेगा कि शायद गलती इस पक्ष की है। फिर कोई तीसरा पक्ष आ गया, उसने बताया कि नहीं साहब ये तो लड़का जो है ये फालतू में जो वो आवारागर्दी तो यही करता है, वो तो केवल वैसी सहायता के लिए कभी कभार बात कर लेता क्योंकि ऐसे मारते हैं। फिर दोबारा फिर विचार बदल जाएगा। तो इसलिए अब जब सभी पक्षों की आप सुन लोगे तभी तो किसी उस पर पहुंचोगे निष्कर्ष पर। इसलिए बीट कांस्टेबल जब किसी जांच में जाते हो, इस नियम का हमेशा पालन कीजिए। इसी तरह भीड़ में भी आपको सभी पक्षों को सुनना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और फिर अपना विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, कहाँ हमें झुकना है
कहाँ पुलिस की गलती है, और गलती अगर आपने की है तो उसे जल्दी से मान लेने में कोई हर्जा है नहीं। अगर गलती हुई है तो उसे मान लेना चाहिए। हाँ, ये नहीं कि अपनी आप मान लिए, आप स्वयं को आपको लग गया कि मैं गलती पर हूँ और उसके बाद भी आप अड़े हुए हैं, तो लोग सामने वाले क्या कहेंगे, भीड़ वाले, उन्हें लगेगा कि ये गलत आदमी भर्ती हो गया पुलिस में। हिंसात्मक भीड़ को सीमित करना हमारा उद्देश्य है। पहली कोशिश रहनी चाहिए मान मनोबल से अगर मान जाती है भीड़ तो उसको समाप्त किया जाए, उनकी डिमांड पूरी करनी है, जो भी करना है संबंधित को बताना, और भीड़ डिस्पर्स हो जाती है। आगे चलिए। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया था प्रशिक्षण आवश्यक है। आपको 2 तरह का देते हैं, एक तो दक्षता बनाने के लिए। अभी कौन सा प्रशिक्षण दिया जा रहा है आपको? दक्षता आपकी पैदा हो जाए। क्या इससे पहले आप ये ड्रिल करना जानते थे? लेफ्ट राइट दाहिने देख, हैं सामने का सिलुएट, जानते थे? हाँ, हो सकता है बहुत से जो पैर चलता वही हाथ चलता हो उस समय, है शुरू में उस्ताद देखता होगा। तो जब थोड़े दिन ड्रिल कर लेते हैं तो फिर चलते हैं ऐसे हाथ? नहीं चलते। तो इसके लिए पहले आपको जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जितना लंबा प्रशिक्षण पुलिस में दिया जाता है, किसी अन्य विभाग में दिया जाता है, इतनी लंबी ट्रेनिंग किसी में नहीं दी जाती। सबसे लंबी ट्रेनिंग होती है इस विभाग की। क्यों होती है? ना केवल आपके मस्तिष्क में ये बातें आ जाएं जो पढ़ाया जा रहा है, बल्कि आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है बॉडी का, हैंड्स का मूवमेंट, सब चीज़ों का उसके साथ ही हो जाए। आपको रात में सपने में भी कह देंगे ना कि सावधान, तो हो सकता है एक बार जो आँख वहाँ खोले हुए वहीं सावधान हो जाओ सीधे। हाँ, ये समझ गए? हाँ, तो मस्तिष्क में यह है कि अभी जैसे बहुत से लोग सो जाते हैं ना, अभी कहूँ ना सावधान बैठ, आराम से। क्यों आ गया ये इसलिए आ गया क्योंकि ये सिखलाई दी जा रही है, ये दक्षता आपके अंदर पैदा की जा रही है। और इस दक्षता को बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं फिर? इस दक्षता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? नियमित प्रशिक्षण। आपकी सुबह हर शुक्रवार को परेड होगी, जहाँ भी जाएंगे। हाँ, कभी CER लगेगी, सिविल इमरजेंसी रिजर्व में बुलाया जाएगा, वहाँ परेड होगी। फिर 26 जनवरी के परेड के लिए 1 महीने पहले ही आपको क्लोज करके उसके बाद में फिर आपसे ड्रिल कराएंगे। कहीं क्वार्टर गार्ड पर लगेंगे, कहीं थाने पर लगेंगे, आपके गार्ड में लगेंगे, वहीं पर जो आपको ड्रिल कराई जा रही है, सलामी शस्त्र की जो ट्रेनिंग दी जा रही है। क्यों? ताकि दक्षता आपकी बनी रहे। तो उसी के बारे में मैंने बताया, बेसिक प्रशिक्षण ये दक्षता हासिल करने के लिए जो आपका चल रहा, नियमित दक्षता बनाए रखने के लिए। फिर उपकरणों का ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पूरे ग्रुप के कौन से उपकरण हैं। दंगा नियंत्रण के लिए बहुत सारे उपकरण हैं, नए उपकरण आते रहते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही उपकरणों की जानकारी, ज्ञान ही नहीं होना चाहिए। बहुत से कहेंगे साहब ये है मेरे पास, हेलमेट है, हेलमेट पहनना भी आना चाहिए, बॉडी प्रोटेक्टर लगाना आना चाहिए, शिन गार्ड लगाना आना चाहिए। और जब आप जाते हैं वहाँ पर किसी भीड़ में, तब आप जो उससे सुसज्जित होने चाहिए। नहीं तो होता ही है कि बहुत से लोग जाते हैं, उसे लाद रखा है, गाड़ी में रखा हुआ है, जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तड़ातड़ वहाँ पर पथराव शुरू हो गया। अब रखिए आप उसको, क्या वो काम आया आपके? इसलिए जब भी आप जाएंगे, आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है या नहीं भी है, अगर आपको इस चीज़ के लिए भेजा गया है कि आप जो है वहाँ दंगा नियंत्रण के लिए भेजे जा रहे हैं, भीड़ नियंत्रण के लिए आपको भेजा जा रहा है, तब आप तैयारी की हालत में जाएंगे। और जब भीड़ में जब घुसेंगे उससे पहले आपका हेलमेट लगा होना चाहिए, बॉडी प्रोटेक्टर लगा हो, लाठी बिल्कुल हाथ में सही तरीके से हो। इन चीज़ों से जब आप ध्यान रखेंगे तो मार नहीं खाएंगे। नहीं तो मैंने बड़े बड़े अफसरों को भी देखा, किसी का दांत टूट गया, किसी का कान फट गया। किस लिए? क्योंकि लापरवाही से उतरे और तुरंत जाते ही पथराव हो गया। लोग तो तैयारी के साथ बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं है कि वहाँ पर क्या तैयारी हो चुकी है। फिर उपकरणों के साथ रनिंग, मार्चिंग। मैं कई बार कहता हूँ कि इसके साथ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। पता चला आपको पहली बार पहना है आपने, तो अभी तो आप ऐसे लाठी वाठी चलानी आसान है, क्या उपकरणों के साथ पहन के भी उतनी फ्रीडम के साथ लाठी चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। अगर उसकी आपको आदत है, आपकी आदत में शुमार है, तब आप कर पाओगे। नेक्स्ट, ये टीम के उपकरण है, हथियार हैं। जैसे फर्स्ट एड किट है, रस्सी, हथकड़ी, टूल किट, बैरिकेड, अग्निशमन, लाउड स्पीकर, हेलर। ये कैसे हैं? ये इससे एक प्रश्न आता कई बार, ये कैसे औजार हैं? हमारे उपकरण हैं। ये कैसे हैं? टीम के। ये किसी एक सेक्शन के लिए दिए हैं, किसी प्लाटून के लिए दिए हैं। ये ग्रुप में जाए, हर आदमी थोड़ी लेके चलेगा इसको। ये लाउड स्पीकर, हेलर को, फाइबर शील्ड भी सब नहीं लेके चलते। अभी मैं आगे वो दिखाऊंगा कि आपकी फॉर्मेशंस कैसी है, किनको आवश्यक है, किनको नहीं है। तो ये सारे कैसे हैं? टीम के उपकरण है। प्रश्न पूछा जाएगा, क्या अग्निशमन यंत्र ये
इंडिविजुअल व्यक्तिगत उपकरण है या टीम का उपकरण है? ये टीम का उपकरण। नेक्स्ट, ये व्यक्तिगत उपकरण है। इसमें देखिए हेड टू टो लिखा हुआ मैंने, कैसे पहनते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, जिसमें दिया हुआ वर्दी, सादा वस्त्र, लॉन्ग बूट, ग्लव्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, बॉडी प्रोटेक्टर, गॉगल्स, हेलमेट और ये सब, डंडा, पानी की बोतल आदि। ये देखिए एक आदमी वैसे ही चला जाए केवल एक छोटी सी कपच्ची लेकर, हाँ, और बिना ये सब पहने हुए, इसका ज़्यादा इम्पैक्ट होगा या ऐसा आदमी सुसज्जित जाएगा जब भीड़ में? हाँ, जब ये जाएगा तब लोगों को पता चलेगा कि कोई फोर्स आई है। हाँ। नेक्स्ट, जवाबी रणनीति के लिए कहा मैंने कि हल जो है समस्या का कैसे होगा? वार्तालाप के साथ में। कैसा होगा? वार्तालाप कीजिए, लेकिन वार्तालाप के साथ, वार्तालाप कब करते हैं? अभी जैसे ये यूक्रेन का और रशिया का जब युद्ध चल रहा है, हाँ, तो वार्तालाप का वो कर रहा है जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन। तो जेलेंस्की बहुत दिन तक तो हाथ ही नहीं लगा, हाँ, भागता रहा इधर उधर। जब बिल्कुल तोपें और वो सब लग गई और मिसाइल्स वगैरह लगा दी और अटैक शुरू हो गए, तो एक तरफ तो फोर्स है, अब फोर्स लगी हुई है और उसके बाद में बातचीत कर रहे हैं, तो तब ज़्यादा कारगर होगी या केवल हम कहते रहे कि हम जो चीन को मार गिराएंगे, हम ये कर देंगे, हाँ, और तैयारी आपकी कुछ नहीं हो, तो असर कब ज़्यादा पड़ेगा? तैयारी की हालत दिखाई देनी चाहिए कि फोर्स कैसी आई है, पूरी तैयारी से आई है। और आप बार बार इशारा भी कर सकते हो। हम लोग कहते हैं कई बार बातचीत में कि भाई देख लो, अगर मान जाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको फिर मुझे कष्ट देना पड़ेगा, फिर अभी तो आपसे बात कर रहा हूँ, फिर इधर बात करनी पड़ेगी मुझे, हाँ? तो जो समझदार आदमी होगा, जो समझदार नेता, वो एक साइड में ले जाएगा, कहेगा साहब ऐसे जरा पब्लिक के सामने ऐसा मत कहो, हाँ? अलग से जो है मैं बता दूंगा, आप थोड़ी देर में चिल्लाऊंगा, फिर मैं चला जाऊंगा वापस। तो जो समझदार नेता होते हैं, समझदार अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं? कैसी कुश्ती लड़ते हैं? नूरा कुश्ती। वो पहले ही बता देते हैं कि भाई तुम्हारी भी जो है बनी रहे, हमारी भी बनी रहे, और पब्लिक को कोई नुकसान ना हो, कोई संपदा का, किसी उसका जान माल की हानि ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये हल कैसे निकलता? वार्तालाप से और बल के प्रदर्शन से। उसके साथ होनी चाहिए आपकी क्राउड कंट्रोल यूनिट होनी चाहिए, ये पूरी ट्रेंड यूनिट होनी चाहिए, उसको प्रशिक्षण दिया हो, हर आदमी ट्रेंड हो, जो घोड़ा चलाएगा घोड़ा चलाने में ट्रेंड हो, घोड़े को भी जो सुसज्जित करके ले जाना पड़ता है, लाठी हो, ठीक ठाक सी लाठी हो, पता चला आप लाठी ऐसी ले गए, वहाँ जाते ही जो टूट गई, या ऐसी लाठी ले गए जो आपको प्रेस्क्राइब नहीं है। मान लिया पता चला आपको लाठी वो दे दी, वो सॉलिड वाली जो गांव में रखते हैं लाठी, जिसमें कई सारी गांठें बनी हो, आपने वो जाके मार दी तो क्या होगा? किसी के मर जाएगा, उसकी टांग वांग टूट जाएगी। तो ये जानबूझ के बेंत और या फाइबर वाली क्यों दी हुई है आपको? हाँ, क्यों? क्योंकि जो भीड़ है वो क्या, वो दुश्मन थोड़ी है, वो हमारे देश के नागरिक हैं, वो तो किसी समस्या उनका, और दूसरा उनका अधिकार है। ये आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में आपको संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है कि हम पीसेबली इकट्ठे हो सकते हैं अनार्म्ड, बिना शस्त्रों के? अनुच्छेद 19(1) ब में दिया हुआ, बी में दिया हुआ है कि हम पीसेबली, शांतिपूर्वक एकत्र हो सकते हैं किसी भी डिमांड के लिए। तो ये प्रजातंत्र है, ये कोई एक तंत्र नहीं है। नेक्स्ट, योजना बनानी चाहिए। योजना क्या होनी चाहिए? हमें पता होना चाहिए पहले से जो हम कैसे काम करेंगे। जैसे हम दंगा नियंत्रण योजना बनाते हैं, इसी तरह से क्राउड कंट्रोल के लिए भी योजना बनाकर ही हमें कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, वार्तालाप से हल करें। नेक्स्ट, नियंत्रित करें चीज़ों को। फिर नेक्स्ट, ये मैंने दे दिया 19(1) ब का प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण होना चाहिए, बिना हथियार के होना चाहिए। अगर ये होगा तो इसकी अनुमति भी दे दी जाती है। आपने देखा होगा जो CCTNS है उसके ऊपर, और या हमारा यूपी कॉप नाम सुना है? हाँ, जो सिटीजन सर्विसेज देता है, तो उसके अंदर भी जुलूसों के लिए, उसके लिए अनुमति का उसमें प्रावधान दिया हुआ। नेक्स्ट, चलते जाइए आगे। अब मैं बताऊंगा ये बल प्रयोग के सिद्धांत है, कुछ बल प्रयोग के क्या सिद्धांत है उसको ध्यान रखना होगा। बल कब इस्तेमाल करना चाहिए? जाते ही बल इस्तेमाल कर देना चाहिए क्या? नहीं। बल प्रयोग की धमकी पहले देनी चाहिए या बल प्रयोग पहले करना चाहिए? बल प्रयोग की धमकी पहले देनी है, बाद में एज ए लास्ट रिसोर्ट, जब लग रहा है कि अब तो कुछ काम बनेगा ही नहीं, तभी करना है केवल बल का प्रयोग। और बल प्रयोग जाते ही जो गोली चला दोगे या कुछ और करोगे? पहले कम से कम न्यूनतम बल, और उसको एक साथ बढ़ा दोगे या धीरे धीरे बढ़ाओगे? धीरे धीरे बढ़ाएंगे।
तो ये सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, इसमें एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप फोर्स यूज़ करते हैं तो ये भी देख लीजिए क्या किसी कानूनी काम के लिए कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कोई नेताजी हैं कहीं कब्जा करने जा रहे हैं, रूलिंग पार्टी के हैं, अब उसने एसएचओ को सेट कर लिया और जो है अपना जा रहे हैं सब लोग कि साहब कब्जा करेंगे, और वहाँ आगे बहुत भीड़ इकट्ठी होगी पूरी। या बिल्डर है कोई, उसने जाके वहाँ झुग्गी झोंपड़ी, वहाँ हज़ारों आदमी रह रहे हैं, जाते ही अचानक जाके वहाँ हमला करके और पूरा जो है घेर दिया कि साहब इसी के नाम है, ज़मीन तो इसी के नाम है। ऐसा उजाड़ सकता कोई जाके ऐसी जाके रातों रात किसी को? तो वहाँ विरोध होना स्वाभाविक है नहीं, वहाँ होगा। तो ये जो आप जा रहे हैं वहाँ लाठी डंडा लेके बंदूकें लेकर, क्या ये कानूनी कार्य के लिए हुआ या गैर कानूनी कार्य के लिए? जिस चीज़ की इजाज़त लॉ नहीं देता, लॉ में तो हमें बताया गया कि पहले भाई मान मनव्वल और ये सब चीज़ों से काम चलाइए, और आप जाते हैं वहाँ पर फोर्स की तैयारी। इसका मतलब क्या? आपके जो इरादे हैं वो गलत हैं, बदनीयती है इसमें, आप गलत काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए जब भी फोर्स यूज़ किया जाए वो किस चीज़ के लिए होना चाहिए? लॉफुल कार्य के लिए। कैसे कार्य के लिए? कानूनी कार्य के लिए, विधि सम्मत कार्य होना चाहिए, तभी बल प्रयोग हो सकता है। फिर उसके बाद में हमें बल प्रयोग के सिद्धांतों का यह करना पड़ेगा। उसके साथ ये पुलिस आचार के सिद्धांत, ये आप अगर नहीं पढ़े तो इनको पढ़ लो। मेरा मानना है कि सबसे पहला जो चैप्टर होना चाहिए किसी भी जगह, पुलिस आचार का सिद्धांत होना चाहिए। ये पढ़े हैं नहीं आपने? इनको बताएंगे, इनको लिख के दीजिए। उसमें दिया हुआ कि कोई भी कानून अगर विधिक रूप से बनाया गया, उस पर आप कोई भी प्रश्न नहीं लगाएंगे। आप अच्छी वर्दी धारण करेंगे, लोगों से कैसे रहेंगे? विनम्रता से बात करेंगे, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं। आपने पुलिस रेगुलेशन पढ़ा होगा, आरक्षी के दायित्व कौन से उसमें दिए हुए हैं? पुलिस रेगुलेशन के कौन से पैरा में दिए हैं? हाँ, गलत। क्यों ही ना पढ़ा है नहीं अभी पुलिस रेगुलेशन? आरक्षी के संबंध में पढ़ लीजिए, 61, 62, 63, 64, कौन कौन से? इन्हें पढ़ लीजिए। उसमें आरक्षी का कर्तव्य दिया हुआ है, और आरक्षी का सबसे पहला कर्तव्य दिया कि एक तो वर्दी में रहेगा, केवल विशेष अवसरों पर सादे में रहेगा। तो ये मान लीजिए दिन रात वर्दी में रहना है, इसके लिए अलग से नहीं कहा जाएगा। बहुत से लोग कहें साहब मैं तो ऐसे ही अब आ गया, मुझे पता ही नहीं था वर्दी में आना। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लिखा हुआ है पुलिस रेगुलेशन में। उसके बाद में है आरक्षी के दायित्व दिए हुए हैं। आरक्षी क्या करेगा? उसका सबसे बड़ा काम क्या है? वो कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को रोकेगा, अपराध को रोकेगा, और उसकी सूचना अगर कहीं कोई अव्यवस्था नज़र आती है उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा। ये आपके पुलिस रेगुलेशन में आपके कर्तव्य दिए हुए हैं। और उसके साथ ही फिर दिए हुए हैं 61 के बाद 62 में दिया हुआ संतरी के कर्तव्य। संतरी कैसे ड्यूटी करेगा? फिर आ जाएगा सशस्त्र पुलिस के, अगर ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे आप गार्ड कर रहे हैं, स्काउट कर रहे हैं, तब क्या ड्यूटी होंगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया बल प्रयोग के जो सिद्धांत है किसमें दिए हुए हैं? हमारे पुलिस रेगुलेशन के पैरा 70 ये रट लो इनको, ये आपके दिमाग में रहने चाहिए। अभी मैं यहाँ एक दो जो पुराने कांस्टेबल्स हैं उनकी मीटिंग कर रहा था। मैंने कहा भाई ये बताइए, कोई भी पुलिस अधिकारी किन किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकता है? क्या है आपको पढ़ा दिया है? धारा 41 CRPC, हाँ बता दिया। नहीं है तो ये मेरा वीडियो देख लेना। मैंने कॉप्सो डेरा, पहले सिप्सो डेरा पढ़ाते थे लेकिन अब उसका नाम हो गया क्या? कॉप्सो डेरा, धारा 41। इसे खुद देख लीजिए, अभी क्योंकि टॉपिक नहीं है, बाद में बताऊंगा। लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप गिरफ्तारी कर सकते हैं कोई भी पुलिस वर्दी में पहनकर, जो चाहे वो कांस्टेबल हो या और अधिकारी हो। क्राइम को रोकने के लिए आप किसी की गिरफ्तारी कर सकते हैं। वो होती है CRPC की धारा 100, सब जानते हैं गाँव में, दुनिया को पकड़ के ले जाए। पुलिस वाले किस में पकड़ के ले जाते हैं बिना किसी? हाँ कौन सी? इसे बोलते हैं सरपट धारा। कौन सी है सरपट धारा पुलिस की? हाँ, जब कोई आपको समझ में ना आए जी किस चीज़ में पकड़ रहे हैं, लोग पूछते हैं हाँ जी मेरा जुर्म बताइए, किस चीज़ में पकड़ रहे हैं। हाँ, तो आपको कोई जुर्म पता हो, MB एक्ट का पता हो, जैसे शराब पी के कोई चला रहा, धारा 185 MB एक्ट में होगा, उसमें गिरफ्तारी कर सकते हैं आप बिना वारंट के। उद्देश्य ये नहीं है, उनको जो है जो गलत काम करने में लगे हुए उनको ज़रा सही पुलिस की जो है जो असली ड्यूटी है वो सिखानी है। तो इसलिए ये ड्यूटियाँ आपको बाद में ना जाना पड़े, अभी सीख लो ये ड्यूटियाँ, ठीक है।
जब आप ये सीख लोगे तो फिर उनके काम नहीं करोगे, वो जो उल्टे बुलाए जा रहे हैं, वापस बुलाए जा रहे हैं। बिना किसी उपयुक्त कारण के बल प्रयोग नहीं करोगे। ये नहीं कि कोई कारण नहीं है। वैसे ही आपने देखा होगा, एक मैं सुनता था यहाँ पर एक इंस्पेक्टर का, बड़ा नामी इंस्पेक्टर, क्या मैंने भाई ऐसा क्या बात थी उस इंस्पेक्टर, कह रहा साहब वो थाने में जैसे ही कोई आता था बस उसे जो है डंडा लेके सबसे पहले उसको घुटने पे डंडा मार देता था। हाँ हाँ, किसी के भी। उसका नाम था डंडा गुरु, सुन लिए होंगे। उसका नाम ही क्या पड़ गया, डंडा गुरु। और बाद में हशर आपको पता ही होगा क्या हुआ उनका। तो इसलिए कृपया डंडा गुरु ना बनिए। ये जो फोर्स यूज करने की जो ताकत दी है, ये कानूनी ताकत बड़े सोच समझ के दी है। उसके विधिक प्रावधानों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल अंतिम शस्त्र के रूप में प्रयोग करना है। उससे पहले काम ऐसे ही चलाना है। नेक्स्ट, निष्पक्ष रहना। ये नहीं कि वहां पर आप खुद ही आइडेंटिफाई करने लगे साहब किसी जाति का वो है आंदोलन, रिजर्वेशन के लिए है या रिजर्वेशन के खिलाफ है, पता चला आपने अपनी भावनाएं जोड़ दी वहां पर। आपको कोई हक है इस चीज के आंदोलन में आपने व्यक्तिगत राय देने का, और आप चर्चा करने लगे वहां लोगों से, यार हाँ ये तो गलत तो हो ही रहा है, हाँ ये तो या तो सही तो हो ही रहा है। तो इस तरह की राय देनी चाहिए कहीं आपको? बिल्कुल, आप पुलिस वाले हो, आपको पुलिस की वर्दी वाले ही काम करने हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं साहब ये सीए गलत तो वो बन गया, एक्ट गलत है, तो आप भी हाँ में हाँ मिलाओगे वहां जाके, हाँ बना तो गलत है भैया, हाँ? या आप ये कहोगे आपको कोई किसी भी तरह का उसके ऊपर जो भी ये आपके पुलिस आचार का जो सिद्धांत है उसका सबसे महत्वपूर्ण ये आपका अध्याय में दिया हुआ है। उसमें दिया हुआ है कि कोई भी विधि अनुरूप कौन बनाता कानून हमारे यहाँ? संसद या लेजिस्लेचर यहाँ की। अगर मान लिया कानून बन गया जो यथोचित रीति से बनाया गया कानून है, तो हमारे यहाँ तो सभी यथोचित रीति से बनाए जाते हैं, जितने भी कानून बनाए जाते हैं। अगर वो कानून बन गया है तब उसके ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं लगाएंगे। केवल हमारा काम क्या है, पुलिस का काम क्या है? सदा शहते का साथ उसको जो है उसका पालन कराना, ये हमारा काम है, ये पुलिस का काम है। भीड़ के सदस्यों से अनावश्यक वार्तालाप नहीं करेंगे, कौनी वगैरह नहीं लगाएंगे, टच नहीं करेंगे, क्योंकि फिर बाकी मुद्दे तो दूर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, लोग इस बात पे आपको लड़े, वो तो बहाना ढूंढ रहे हैं, इस बात पे लड़ जाएंगे भाई तुमने कौनी क्यों मारी मुझे। बाकी तो वो मुद्दे, उनकी डिमांड सब अलग हो गई। वो कहेंगे भाई आपकी डिमांड तो पूरी होगी, आप जाओ। हाँ, आपने कहा था कि जो है यहाँ पर ये होना चाहिए, मूल्य ये मिलना चाहिए, अब अनाउंस कर दिया डीएम साहब ने। वो कहेगा भाई चलते चलते उन्हें कौनी क्यों मार दी, पता चला वहाँ उसी बात पे हो गया झगड़ा। फिर अनावश्यक शारीरिक संपर्क नहीं करेंगे, लेकिन दृढ़ रहेंगे बने हुए। जो आपने अपना दृढ़ता उसको बनाए रखेंगे, जो कानून है वो दृढ़ता के साथ उसका पालन कराना। नेक्स्ट, नेता व बवाली तत्वों को चिन्हित करना, पहचान करना, ये सबसे अच्छा काम है। जब आप बातचीत कर रहे होते हैं, जब लोगों को डायलॉग में इंगेज कर रखा है, तब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें उसके बाद भी, जैसे बहुत से आपसे सही बात कर रहे हैं, पता चला एक आध बवाली तत्व पीछे, वो बार बार जो है कुछ ना कुछ बात बनते बनते को बिगाड़ दे रहा है कि नहीं साहब हम तो जाम लगाएंगे, नहीं साहब हम तो ये करेंगे, या और बदतमीजी कर रहा है, गाली गलौज पे उतर आया। तो ऐसे आदमी को क्या करोगे? मैं वहाँ तो चिन्हित करके रखिए बस, और आपके बगल में जो खड़ा हुआ उसको बता देंगे कि भाई देख ये पकड़ने हैं। थोड़ी देर में जब बातचीत चलेगी तो ये पता चल जाएगा ना कि कौन कौन है बदमाश इसमें, तो पहले से ही तय कर लीजिए। ये काम मैं इसलिए दृष्टांत बता देता हूँ ताकि आपको हो सकता है उससे रिलेट कर ले। मैं बागपत में एसपी था, सबसे पहला चार्ज था मेरा, वहाँ इलेक्शन करा रहा था, जिसमें काफ़ी बड़ी टफ कंटेस्ट थी। एक था चौधरी अजीत सिंह लड़ रहे थे, एक बार सोमपाल शास्त्री। और वहाँ आपने बागपत के बारे में सुना हो, है उधर पश्चिम यूपी के कितने लोग हैं, हाथ उठाएं? नहीं है, हाँ बलिया के हैं सब। तो वहाँ की आपने फितरत सुनी होगी, वहाँ जो है बूथ कैप्चरिंग और ये सब के लिए कुख्यात था उस समय। तो शाम को मुझे पता चला कि एक पार्टी लौट के नहीं आई अभी चुनाव से, बड़ौत में। तो वहाँ रमाला थाना था, तो बदमाश एरिया था आसपास का। आपने सुना होगा कि रमाला नाम के बदमाश भी कई हुए हैं इनामी शुरू में। तो वहाँ पता चला एक पोलिंग पार्टी नहीं आई है, तो वहाँ डीएम और हम गए। तो हमने देखा तो बस में बैठ रही थी पोलिंग पार्टी, सब लोग बैठ रहे थे, लेकिन वहाँ सब की हालत ऐसी थी जैसे चेहरे उतरे हुए होते हैं ना, सारी पार्टीज़ के चेहरे उतरे हुए थे। तो मैंने अलग से पूछा, जो वहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, तो एक यंगस्टर था, वो आया अलग से। मैंने कहा बेटा क्या हुआ यहाँ?
क्या लगा कि सर वो क्या बताएं, फिर अलग ले जाके कहला थोड़ा इधर आ जाएं। कहला सर बड़ी बेइज्जती हुई है यहाँ पर, जो इन्होंने दिन भर जो बदमाशी की है और जब हम शिकायत करें तो बड़ी गाली गलौज की है, ये सब किया। ठीक है, सुन लिया मैं कौन कौन है। उसने दिखाया मुझे कि ये एक तो ये लाल शर्ट वाला है, एक फलां है, एक फलां, ऐसी मैं बात करता रहा उससे। तो गांव वाले वहाँ पर अपने दूर से देख रहे थे, तो उसमें चिन्हित करते जो मेरे अपने हमरा थे, मेरे साथ एक प्लाटून थी सीआरपीएफ की। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने चिन्हित कर दिया है, मैं भाई उधर के इशारा न करना, ये देख लो, ये 2 आदमी लाल शर्ट वाले को पकड़ेंगे, ये फलां को पकड़ेंगे, ये ऐसे सफ़ेद शर्ट वाले को पकड़ेंगे, ये कुर्ते वाले को पकड़ेंगे, और पहचान लो अपने अपने आदमी, चिन्हित कर लो, और जब मैं कहूँ ना पकड़ो तो एकदम ही पकड़ लेने हैं बस। फिर मैंने जाके उनसे बातचीत करनी शुरू की। हाँ भाई, और गांव वालों से पूछा, हाँ भाई कैसी रही, ठीक ठाक हुआ चुनाव? अरे साहब यहाँ तो शांति, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो शांतिपूर्ण रहता है साहब, बिल्कुल आप पता कर लो साहब, बहुत बिल्कुल एकदम बढ़िया हुआ पोलिंग में, अच्छा हुआ ना पोलिंग, परसेंटेज वगैरह सब ठीक ठाक? हाँ साहब बहुत अच्छी पोलिंग हुई है, दिन भर कोई नहीं दिक्कत आई। बात करते करते वो नॉर्मल हो गए, उन्हें ये नहीं पता था कि पकड़ेंगे। मैंने कहा पकड़ो, पकड़ते ही 5-6 पकड़ लिए, डकैती का मुकदमा लिखा, और उसके बाद वहाँ पर जितने थे फिर उनके ऊपर खूब जो भी खर्च किया जा सकता था, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ाना अपनी पूरी पार्टियों का वो ज़रूरी है। जो बदमाशी हुई थी, हालांकि वहाँ रीपोल कराया, वहाँ पर फिर उसके बाद में डकैती के मुकदमे में जेल भेजा, क्योंकि उन्होंने बीच में बताया चला कि वहाँ से जो है वो भी गायब किए थे, सामान गायब किया था। तो इस तरीके से आपको पहचान करना हमेशा बहुत अच्छा रहता, पहले से पहचान कर लो। ये नहीं कि हर आदमी को वैसे ही पकड़ लोगे, नहीं तो फिर वही कमज़ोर आदमी को पकड़ के लाओगे। हमें पकड़ना है जो मुख्य आदमी, अगर उसको आप चिन्हित करके पकड़ लोगे तो उसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे समाज पे। नेक्स्ट, भीड़ से बाहर बने रहना। जैसे ही हम फोर्स यूज़ करने की बात करते हैं तो सबसे पहला इशारा हम क्या करते हैं, जब कभी आपको बलवा ड्रिल दिखाई जाएगी हम बताएंगे, उसके अंदर जो हमारे LIU के आदमी भी जो भीड़ के अंदर होते हैं या अपने जो इन्फॉर्मर हैं, हम उनको क्या इशारा करते हैं, विसिल मार के या इशारा कर देते हैं कि भाई आ जाओ, हट जाओ। अब इसका मतलब क्या है, वो समझ जाते हैं ट्रेंड आदमी कि अब हमें हटना। क्यों? क्योंकि अब जो है फोर्स यूज़ होगी। तो इसलिए, और आपको भीड़ से अलग बने रहना। और जो हमारी फायरिंग पार्टी है वो मैं बाद में दिखाऊंगा, फायरिंग पार्टी तो बहुत दूर होनी चाहिए, किसी भी हालत में फायरिंग पार्टी जो है उसको ना घेर ले भीड़, वो इतनी दूर से हो ताकि वो फायरिंग रेंज में रहे बस, लो जहाँ गोली चलानी है आपको। नेक्स्ट, भीड़ को चलाएमान रखना, कोशिश कीजिए कि भीड़ चलती रहे, क्योंकि एक जगह इकट्ठी हुई भीड़ जो है वो खतरनाक हो सकती है। नेक्स्ट, यथासंभव हमला करने से बचें। ये नहीं कि अपने आप से ही खुद जो उनके ऊपर पथराव कर दो भीड़ के ऊपर कि ये भाग जाएंगे, या ऐसा लाठी मारना शुरू करो, किसी के सर में मार दी। ये समझ लीजिए कि आप चाहे गोली चलाओ या लाठी चलाओ, जो भी, अगर कोई घायल गिरेगा तो उसको भी उठाना, फिर वहाँ से वो अपने आप में एक समस्या बन जाएगी। तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है कि भीड़ को, जो अनलॉफुल भीड़ है उसको क्या कर दें, हम डिस्पर्स कर दें सबसे पहले। नेक्स्ट, भीड़ के बीच में दूरी बनाए रखें, और दोनों रास्ते जो है वो अभी मैं बताऊंगा कि अपने रास्ते भी भागने के खुले रखने चाहिए और दूसरे के भी, भीड़ के भी। भीड़ को जो है इतना ना दबाइए, इतना प्रेस मत कीजिए कि वो रिएक्ट कर जाए बिल्कुल दुश्मनों की। जब उसे लगेगा कि भाई ये तो अब छोड़ेंगे नहीं पुलिस वाले, तो हो सकता है वो क्या करेंगे, रिएक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, और हो सकता है वो हमला उनसे आपसे ज़्यादा तेज हो जाए, तो हमें कैजुअल्टी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट, चलिए बैरियर का प्रयोग बता दिया, आगे चलते जाइए तेजी से। निडर रहना, विश्वास प्रदर्शित करना, दक्षता दिखाना। आपको थोड़ा जो आपकी कपकपी नहीं होनी चाहिए। आधे लोग तो जो है ना, जब पता चलता है कि वहाँ फला जगह लाठी वो हो गया, पथराव हो रहा है जी, या गोली चल रही है, तो थाने में जो है आधे लोग क्या करते हैं, अपना साजो सामान लगाने में लगते हैं, या क्या करते हैं, आप देखना है, वो लोटा लेके भागते हैं सबसे पहले। देखिएगा, सबसे पहले जो है वो लोटा याद आता है फिर उन्हें। तो इसलिए ज़रा अपनी सिखलाई पे ज़रा हाथ वो रखिए, और दूसरा ये भी ध्यान रखिए कि ये समय कभी कभी आता है जब आपकी ज़रूरत पड़ती है फोर्स यूज़ करने की। पता चला जी थाने पे ही हमला हो गया, या कोई बहुत बड़ा किसी एक समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया, या डकैत आ गए, तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जो है ना, जो सिखलाई है, आपकी दक्षता, उसकी परीक्षा होनी है। ऐसे टाइम पर पता चलता है कि कौन कायर है और कौन शेर है।
शारीरिक बल का प्रयोग मैं बार बार कह रहा हूँ अंतिम शस्त्र के रूप में करना है, उससे पहले नहीं करना, केवल उसका डर दिखाना, भय दिखाना। नेक्स्ट, भागने के रास्ते भीड़ के लिए भी और अपने लिए भी खुले रखने। ये एक चीनी प्रोवर्ब है, एक वहाँ के ये स्ट्रैटेजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि दुश्मन को इतना मत दबाइए, कंप्रेस कीजिए कि वो बिल्कुल आपको पलटवार करके आपको घायल कर दे, इतना नहीं कीजिए। और रास्ते जब जहाँ पर जैसी जगह रखो ऐसे होने चाहिए जहाँ खुल के जो आदमी भाग सके, पीछे भी हट सके। ये पानीपत में ही क्यों होते थे ज़्यादा युद्ध? दिल्ली में भी हो सकता है कि भाई आने तो, दिल्ली तक आने तो, उसके बाद लड़ेंगे। वो इसीलिए रखते थे कि भाई हम भी अगर दिल्ली भागना पड़ जाए तो वापस भाग लें, वो इन्हें भागना पड़ जाए तो वो उधर को भाग जाए, हमारा काम हो जाए। तो इसलिए अपने रास्ते और दूसरे के रास्ते खुले रखिए। ये हमेशा फोर्स यूज़ में जो है ये प्रिंसिपल है, और जो अभी भी डिफेंस फोर्सेज में भी इस्तेमाल करते हैं। रिजर्व पुलिस बल हमेशा होना चाहिए, ये नहीं कि सबको वहीं झोंक दो। रिजर्व पुलिस बल कहीं भी हो सकता है, वो गाड़ियों में छुपा के रख सकते हैं, थाने में रख सकते हैं, पुलिस लाइन में रख सकते हैं, लेकिन रिजर्व पुलिस बल जरूर होना चाहिए, चाहे उसका प्रयोग हो या ना हो। नेक्स्ट, ये विधिक उपाय। अब मैं बात करूंगा, मैंने बहुत सारे ये प्रोविजंस आपको बीच में बता दिए, लेकिन अब ये एक रूप में ही यहाँ पर मिलेंगे आपको। वैसे मैं दे दूंगा ये सब, आपका जो पीपीटी का कॉपी मिलेगी। ये धारा 30 है, पब्लिक असेंबली जुलूस के संबंध में, किसकी? पुलिस एक्ट की, 1861 का जो पुलिस एक्ट है हमारा। धारा 30 क्या है? इसको पुलिस को जुलूस के संबंध में अधिकार दिए गए हैं, कि वो पुलिस को अधिकार है कि वो किस तरह से नियमित कर सकता है जुलूसों को। धारा 32 में दंड के प्रावधान दे रखे हैं। नेक्स्ट, ये पुलिस रेगुलेशन का पैरा 70 में बताया गया कि पुलिस के द्वारा बल प्रयोग कब किया जाएगा, उसके निर्देश दिए गए हैं। अगर मजिस्ट्रेट वहाँ पर है या उसकी उपस्थिति हो सकती है, तब मजिस्ट्रेट को ही आदेश देने का अधिकार है कि बल प्रयोग किया जाए। अगर नहीं है तब क्या करेंगे? तब वहाँ का जो थाना प्रभारी या जो गस्टेड ऑफिसर है पुलिस का या थाना प्रभारी है, पहले थाना प्रभारी तक था, लेकिन अभी अधिकार कहाँ तक दे दिया गया है? सब इंस्पेक्टर तक। अब ये सब इंस्पेक्टर से निम्न नहीं होना चाहिए, उसको दे दिया गया। चेतावनी व समझा बुझाकर भीड़ को हटाना, भीड़ हटने के संकेत नहीं देती तब करेंगे बल प्रयोग। आपने पता चला आपने भीड़ पे बौछार मारी और भीड़ भागने लगी, तो अब लाठी मारने की जरूरत है क्या? भाग गए तो बस खत्म हुआ, खेल वहीं से खत्म हो गया। यदि मजिस्ट्रेट उपलब्ध है तो बल प्रयोग की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। नेक्स्ट, आग्नेय अस्त्रों का बल ये प्रयोग करने का ये सिद्धांत है, वार्निंग हमेशा देंगे। जब भी बल प्रयोग किया जाएगा मैं उसका वार्निंग का प्रारूप दिखाऊंगा कि किस तरीके से वार्निंग दी जाती है, उस तरह से वार्निंग दी जाएगी। मजिस्ट्रेट जो है फायर करने का आदेश देगा, लेकिन जो पुलिस अधिकारी है वो ये देखेगा कि फायरिंग कैसे की जाए, किस किस के द्वारा कराई जानी है, और वॉली में जो कितना फायर यूज़ करना हमें। उसके बाद उसकी पूरी ड्रिल होती है, रोक फायर, खाली कर, उठा खाला खोका, और वो सब रिपोर्ट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता का ये जो अध्याय 10 है, लोक व्यवस्था व प्रशांति बनाए रखने के लिए जो विधि विरुद्ध जमाव, हम कहते हैं कि विधि विरुद्ध जमाव को डिस्पर्स करना। कौन से जमाव को करना है आपको? विधि विरुद्ध जो होगा उसको जो करना डिस्पर्स। तो उसके मैंने बता दिए, 129 में सिविल बल का, 130 में सशस्त्र बल का है, 131 में उनको भी अधिकार है। जैसे कोई कमांडेंट है, मान लिया सीआरपीएफ के कमांडेंट हैं, बीएसएफ के कमांडेंट है, अगर उनकी लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी लगी है और वहां मजिस्ट्रेट नहीं है तो उनको भी डायरेक्ट अधिकार है। ये 132 में संरक्षण दिया हुआ है, वो आपके लिए भी है, बाकी लिए। मान लिया आपने बल प्रयोग किया कहीं भीड़ के ऊपर, विधि विरुद्ध जमाव के ऊपर, तो आपके ऊपर कोई प्रोसिक्यूट ना कर दे, आपके खिलाफ कोई मुकदमा ना कायम करा दे, उसका प्रोटेक्शन किस में मिलता है हमें? 132 में, पूर्ववर्ती धाराओं के जितने भी काम है इसमें मिलेगा। नेक्स्ट, ये उससे पहले काम करते हैं, मैंने बता दिया प्रिवेंटिव कार्रवाइयां हैं कि जिससे कि शांति बनी रहे, इस तरह की नौबती ना आए। नेक्स्ट, आगे ये दिया। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब वो मजिस्ट्रेट ने अधिकार नहीं दिया, मजिस्ट्रेट ने अनुमति नहीं दी और स्थिति इतनी खराब हो गई है, लोग हमारे ऊपर पत्थर बरसा रहे हैं, गोली चला रहे हैं। ऐसी स्थिति सुनी है? नहीं, ऐसी बहुत बार आई है कि पता चला वो आदेश मांग रहे मजिस्ट्रेट से, कहने बस अरे साहब लाठी जागू, कहला भाई मैं तो जा रहा हूँ। क्या करोगे फिर? और आप घिर गए भीड़ से, तो आप मजिस्ट्रेट को खोजोगे? नहीं। तो वहाँ कौन सा अधिकार का प्रयोग करेंगे? अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। दूसरा, मान लिया मैंने अधिकार आपको दिया, वहाँ पर जो है फायरिंग का आदेश दिया, आपने गोली चला दी, किसी के गोली लग गई, गिर गया, वो घायल हो गया या मर गया, मैंने विधिपूर्ण मान लिया कोई आपको गोली चलाने का आदेश दिया है, तो क्या आपके विरुद्ध मुकदमा बनता है? हाँ, कैसे?
नहीं नहीं, मुकदमा मान लिया नहीं, कुछ भी नहीं चला रहा, केवल वैसे ही खड़े हुए हैं लोग। वो जो है उपद्रवी हैं, विधि विरुद्ध जमाव है आपके हिसाब से, और आपने जो है वहाँ पर पहले सारे इस्तेमाल कर लिए, मान मनव्वल सब, और सारे फाइनली स्थिति आ गई कि गोली चलाने की। मजिस्ट्रेट ने आदेश दे दिया और हमने पुलिस ने आदेश दे दिया कि भाई आप गोली चलाइए। आपने गोली चला दी और एक आदमी मर गया। अपराध बनेगा? नहीं बनेगा। ये सामान्य अपवाद की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, बैठ जाइए। कोई भी विधिपूर्ण आदेश, या आप ऐसा मानते हैं कि आपको विधि ने ये जो है पावर दी हुई है, अगर आप उसके एक्सरसाइज में इस तरह का कोई काम करते हैं तो वो कोई भी ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। ये आपने देखा होगा कि ये सब दिए हुए हैं 76 से लेकर, पहले सामान्य अपवाद दिए हुए हैं और फिर उसके बाद में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैं जो 106 तक जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी इन बातों का ध्यान रखना। तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा अगर आप कोई विधिपूर्ण कार्य आपको दिया गया। ये बलवे के लिए दंड है। अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे मुकदमे लिखे जाते हैं, जब भी बलवा होता है तो 147 बड़ी कॉमन धारा है। 147 CRPC। अगर घातक उसमें तमंचे वंचे लेकर गया, बम लेकर गया तो 148 लग जाएगी। और 149, ये नोट कर लो 149 सब, ये बड़ी काम की चीज़ है। 5 या 5 से ज़्यादा व्यक्ति अगर इकट्ठे हुए किस चीज़ के लिए? सामान्य उद्देश्य या सामान्य आशय से? सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए। और एक IPC में एक धारा आती है, धारा 34, धारा 34, क्या है वो? सामान्य आशय। तो ये आपकी परीक्षा में आएगा कि सामान्य आशय व सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है। तो सामान्य उद्देश्य के लिए जो क्राइम दे रखा है वो कहाँ दे रखा है? 149। अगर सभी व्यक्ति एक ही पर्पस से इकट्ठे हुए विधि विरुद्ध जमाव में, और उसका हर एक मेंबर जिनका कि सामान्य उद्देश्य एक ही है कि हमें ये करना है, किसी मान लिया कि जैसे वो चौरी चौरा में हुआ था कि थाना जलाना है, थाना जलाने के उद्देश्य से सब जो है एक ही उसमें पहुंचे थे, तो उन पर कौन सा लगेगा? 149। चलिए नेक्स्ट। ये बड़ा कॉमन वो है जो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, PDPP एक्ट 1984। इसमें जो है आपने देखा होगा शिवसेना ने एक धरना प्रदर्शन किया था, उसमें काफ़ी तोड़फोड़ हो गई थी, तो उनमें 20 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया था कोर्ट ने वहाँ। तो ये हमारे यहाँ भी इस्तेमाल होता है वैसे, लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश का क्या बन गया है, इसी तरह का एक प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, और पब्लिक नॉट ओनली पब्लिक, प्राइवेट भी। इसमें कौन सा जोड़ दिया? प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये एक्ट बन गया है, ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। आपने देखा होगा कि अभी जो CA के दौरान कोई तोड़ फोड़ हुई थी, वहाँ पर लोगों के ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। क्या हुआ उसका फिर जुर्माने का? हाँ, क्या हुआ? वापस। तो वापस किस लिए होगा? इसलिए वापस नहीं हुआ, इसलिए वापस नहीं हुआ कि जी उन पर अपराध नहीं बनता। क्यों वापस हुआ है पता है? पर इसलिए वापस हुआ कि उसमें प्रक्रिया जो अपनाई गई वो सही नहीं अपनाई गई। कोर्ट ने इस पे आपत्ति कर दी कि जो उसके अंदर भाई आप जो दंड देने का काम भी आप ही दे रहे हो और रिलीफ काम के आप ही दे रहे हो, ये दोनों काम एक साथ नहीं ले सकते आप। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए ट्रिब्यूनल बनाइए, और ट्रिब्यूनल में कौन होना चाहिए? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होना चाहिए या जुडिशियल मजिस्ट्रेट? उसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो इस प्रक्रिया के तहत आप जुर्माना वसूलिए। तो कानून निरस्त नहीं हुआ है, केवल क्या हुआ, उसकी प्रक्रिया गलत अपना ली थी, इसलिए उसका कहा कि भाई इनके पैसे वापस दीजिए। नेक्स्ट। अभी सूचना हमेशा एकत्र करनी चाहिए कि भीड़ कितनी है, किधर से बढ़ रही है, कौन लीडर है, क्या हथियार है। ये रोजाना इंटेलिजेंस का इनपुट आता है हमारे पास, थानों पर भी भेजा जाता है, लेकिन कुछ पढ़ते हैं कुछ नहीं पढ़ते। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज चलाइए। भीड़ की मनोवैज्ञानिक स्थिति कैसी है? ऐसा तो नहीं है किसी का आदमी मर गया वो बिल्कुल रो पीट रहे हैं, ऐसे लोगों पे वो नहीं होना चाहिए। उसकी भीड़ की दिशा क्या, किधर से आ रहे हैं? ये तो नहीं, कई गाँव के लोग आने शुरू हो गए। अभी फतेहपुर में IG साहब और हम गए थे, पता चला कई गाँव इफेक्ट हो गए वहाँ पर होली के दिन झगड़े में। अब हमें पता होना चाहिए कि किस गांव से कितनी भीड़ भाड़ हो सकती है, तो हमें उसका कंपोजिशन पता होना चाहिए, वहाँ के प्रधानों की जानकारी, वहाँ के क्षेत्र की जानकारी, कौन हमारा विलेज चौकीदार है और कौन कौन बदमाश है, हिस्ट्री शीटर कौन है, सब जानकारियाँ होनी चाहिए। गाँव में कितने लाइसेंसी हैं, तो इस तरह की जानकारियाँ हमें इंटेलिजेंस से कलेक्ट कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट, भीड़ के पास क्या हथियार है, भीड़ में नेता कौन है। कई बार नेता होना अच्छी बात है, नेताओं से बात करना ज़्यादा कारगर रहता है। बिना नेता की जो भीड़ होती है वो बहुत ही खतरनाक हो जाती है कई बार।
तो कई बार जो नेता अपना भी बना देना चाहिए। जब थानों में रहते हैं तो अपने पुलिस मित्रों को हम कहते थे कि भाई अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है, आपके उसने सूचना दी, तो हम कहते थे मौके पर पहुंच जाइए आप भी। वो साहब वहाँ पर तो जो भीड़ बहुत वो आक्रोशित है, साहब पुलिस के खिलाफ नारे लगा रही है, मैं क्या करूँगा, मैं तो नहीं लगा सकता पुलिस के खिलाफ नारे। तो हम उसे समझा देते थे कि तुम लगाना नारे जोर जोर से, सबसे आगे तुम ही लीडर बन जाना। मैं उनकी बात तो सही है कि हाँ साहब मारा तो है, पुलिस ने गलत मारा है, तो तुम नारे लगाना, वहाँ पर नेता बन जाना, लोगों का विश्वास अर्जित करना। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम आपसे बात करेंगे, हमसे भी ज़ोर ज़ोर से बात करना कि साहब मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, हड़ताल कर दूंगा, ये कर दूंगा, जो भी कर सकते हो। और थोड़ी देर बाद जब हम कहेंगे भाई अब मान जाओ, तो मान जाना धीरे धीरे, तो बात डिफ्यूज़ हो जाएगी नहीं। हाँ, तो जो होशियार दरोगा होते हैं, होशियार बीट कांस्टेबल होते हैं, वो इसी तरह से मामलों को सेटल करते हैं। कुछ लोगों को वो जानते हैं, हमें पता है, ऐसा ना हो कि लेकिन अपना मित्र ऐसा बना लो कि वो डकैत रहा हो या डकैत हो, या पता चले लूटपाट कर रहा हो, है पता चले अब तो जो है बीट कांस्टेबल अधिकारी यहाँ पर हमें जान रहे हैं, अब हम लूटपाट करें। पता हो राजनीतिक संरक्षण है क्या, किस लोगों से, भीड़ में आपराधिक तत्वों की संलिप्तता तो नहीं है, कोई बदमाश तो इसमें इकट्ठे नहीं है। नेक्स्ट, यथासंभव उनको मैंने बार बार कह रहा हूँ, समझाओ, बुझाओ, परामर्श दो, शिष्ट शब्दावली का प्रयोग करो, ये नहीं कि वहाँ गाली गलौज शुरू कर दो। उत्तेजक बात नहीं करना, किसी व्यक्ति को ऐसी बात ना करो कि वो अपमानित महसूस करे, ठेस लग जाए इसको। अभी आपने देखा था वहाँ ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो बातचीत होगी, सब जो अपना टेंट वेंट उखाड़ के जाने लगे, पता है आपको। और वहाँ क्या किया, कुछ लोग श्रेय लेने के लिए पहुँच गए वहाँ पर, उन्होंने क्या कर दिया, वो दौड़ाना शुरू कर दिया उन्हें वहाँ, ताकि ये खबर ये जाए कि हमने दौड़ा दिया इसलिए किसान भाग गए। तो फिर क्या हुआ उसका हसर, वो फिर बैठ गए, वो वापस बैठ गए। उन्होंने कहा अच्छा हसर ले, देखिए अब फिर क्या होता है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? तो ये सब जो है बिना मतलब का क्रेडिट लेने की बात नहीं करनी चाहिए, उत्तेजक बात नहीं करनी चाहिए, ना किसी को अपमानित ठेस कर पहुंचाने वाली बात। पीड़ित व्यक्ति है वो उत्तेजक स्वर में बोलेंगे, लेकिन हम नहीं बोलेंगे, हम ट्रेंड आदमी की तरह करेंगे। उत्तेजना उनकी स्वाभाविक है, लेकिन वो क्षणिक है। थोड़ी देर में जब आप उसको मना लेते हो तो उसके बाद में क्या हो जाता है, वो मान जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये जो उसका आप जो वेग देखते हैं, संवेग देख रहे हैं, वो कुछ समय के लिए, थोड़े समय में वो मान जाएंगे अगर आप बात उनको समझाएंगे। नेक्स्ट, ये है वैधानिक चेतावनी। जरा एक बार जोर से खड़े होकर एक पढ़ के सुनाएगा भैया, आप खड़े हो जाओ, आपको चेतावनी देनी है। कैसे चेतावनी देते हैं, जरा जोर जोर से सुनाइए, ऐसे करके हाथ करके। बलवाइयों, आपका सम्मेलन विधि विरुद्ध सम्मेलन घोषित कर दिया गया है। ये लो, ये दे दो, दोबारा दो, ये लो, ये लो, ले जाओ, जोर से बोलो, उधर देख के, उधर देख के, सब पे पीछे होके, उधर देखो। अच्छा, बोल पाओगे? नहीं पढ़ेगा, चलो पढ़ो। बलवाइयों, आपका सम्मेलन विधि विरुद्ध सम्मेलन घोषित कर दिया गया है। यहाँ से तुरंत तितर बितर हो जाओ, अन्यथा आपके विरुद्ध बल प्रयोग किया जाएगा। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। ठीक है, शाबाश। इस तरह की आप वार्निंग देंगे, और इसका एक बैनर भी हमेशा एक परमानेंट बनवा कर रखना चाहिए क्राउड कंट्रोल यूनिट को। जब हो उसे तुरंत ऐसे करके तान दो और फिर बोलो उसकी तरफ इशारा करके कि देखिए ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आपको बल प्रयोग करने के लिए मजिस्ट्रेट कहे तो आपको क्या ले लेना चाहिए, जो भी इंचार्ज है पुलिस की टुकड़ी का, कि साहब लिखित में आदेश दो। तो वो इतना लंबा लिखेगा कहाँ से? तो ऐसी जगह जब जाओगे तो आपको क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए आपके पास, पूरा तैयार हो जी, साइन करो यहाँ। नहीं तो कई बार ऐसी परिस्थिति हुई है कि वो आपने उनके कहने से लाठीचार्ज कर दिया, भीड़ भाड़ तो भाग गई, जो हो गया पता चला उसमें 2-4 जो मर गए। अब उसकी लिखा पढ़ी कौन करे? मजिस्ट्रेट कहेगा मैं तो नहीं करता साइन। तो ऐसी भी स्थिति आई है। फिर पीएसी ने कैसे साइन कराए हैं? तो ऐसी भी परिस्थिति आई है बहुत बार। तो इसलिए ऐसी परिस्थिति ना आए कि आपको बंदूक की नोक पर साइन कराने पड़े, तो इसलिए साइन पहले करा लो और ये चीज़ें लेकर चलो साथ में। इसमें लिखा हुआ, मैं कार्यकारी मजिस्ट्रेट उप निरीक्षक नामित स्थान पर उपस्थित यहाँ स्थिति का सही मूल्यांकन करके समझते हुए जन सुरक्षा प्रत्यक्षतः खतरनाक स्थिति में और स्थान का नाम लेके, एक अवैध जनसमूह द्वारा व्यक्ति संपत्ति की सुरक्षा को खतरा है, उसे तितर बितर करने की चेतावनी व अन्य तरीके अप्रभावकारी सिद्ध हो चुके हैं। आपने सब कुछ इस्तेमाल कर लिया है, उसके बाद अब मैं संतुष्ट हूँ कि कथित जनसमूह को तितर बितर करने के लिए शक्ति का प्रयोग आवश्यक है। अतः मैं एतद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 129 के अंतर्गत, मैंने बताया था धारा 129 में क्या है, सिविल बल, और अगर गोली चलानी होगी तो इस धारा का नाम क्या हो जाएगा, धारा 130 हो जाएगी।
अंतर्गत कार्य करते हुए आदेश देता हूं कि संख्या ये है, इतने लोगों को अपने अधीन नियुक्त शक्ति द्वारा अवैध जनसमूह को लाठी या केन चार्ज जो भी करना हो उसको टिक कर देगा, बाकी को काट देगा। वो जितने की परमिशन दे वो इसके तितर बितर करें, अवैध जनसमूह के सदस्यों को गिरफ्तार व प्रतिरोध करें, इस पर साइन करा के अपनी जेब में रख लीजिए, ये काम आएगा। क्योंकि जब कभी लाठीचार्ज के बाद जब आकलन करते हैं कितने फायर हुए, कितने राउंड चले, कितने घायल हुए, कितने मारे गए, ये सब एक रिपोर्ट बनाई जाती है। हर चीज़ का आपको टाइम के अनुसार पूरी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, सबसे पहले हम सबसे हल्का तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं? पानी की बौछार। अभी आपने देखा होगा यहाँ कॉलेज का, मैंने उसका भी एक वीडियो डाला हुआ, छात्र कितनी ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर चिल्ला रहे हैं, पुलिस देखिए वहाँ कैसे वो कर रही है उसको। अभी मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक वो वीडियो डाला हुआ है, तो उसमें देखेगा कि उसमें किस तरीके से पुलिस जो कैसा अपना जो बिल्कुल बनाए हुई है अपना धैर्य, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एक आध बार एसपीसीडी को थोड़ा सा गरम नरम इस तरह होना पड़ा, लेकिन कुल मिला के क्या किया, हमारा तेल छिड़क लिया था लोगों ने अपने ऊपर, तो उन्होंने क्या किया, फिर उसमें पानी के जेट की बौछार मारी। लेकिन पानी के जेट के बौछार से वो इतने डिटरमिन्ड थे, वहाँ से भागे वो नहीं भागे, चुपचाप बैठ गए। वैसे जेट की बौछार में हमें क्या करना चाहिए? रंगीन पानी। गर्मी के दिन होंगे तो ठंडा पानी डालेंगे या गरम? गरम डालेंगे। ठंडा डालेंगे तो कहेंगे तो मज़े आ गए, हाँ पूरा जो है यही स्नान करो आराम से। और रंगीन पानी इसलिए डाला जाता है, अगर भीड़ भागेगी, इधर उधर भागेगी, तो उन्हें गिरफ्तारी करने में आसानी रहे कि ये वहीं से आ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों का, महिलाओं का ध्यान रखें, कभी भी वो बहुत पावरफुल जेट होता है। अगर पानी का जेट आपने किसी के कान में मार दिया, आंख में मार दिया, तो हो सकता है उसका अंग भंग हो जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जो है जेट डायरेक्ट उसके कान या आंख नाक में नहीं मारना चाहिए। घुड़सवार पुलिस की मदद के लिए, और घुड़सवार कैसे होने चाहिए? घोड़े के भी आप हिफाजत करेंगे, घोड़े के भी उसके आंख में, ये पैर में उसका जो है शिन गार्ड की तरह, जैसा आप शिन गार्ड लगाते हैं। ये देखिए, ये ब्रिटेन की पुलिस है, ये देखिए घोड़ों के किस तरह शिन गार्ड की तरह वो लगाया हुआ उन्होंने, और कैसे सुसज्जित है। इसी तरीके से घोड़े की आंखों पे भी लगाया हुआ है। हम सोचते हैं तो जानवर को भी जो बिल्कुल आपको प्रोटेक्ट करना है। और घोड़े बहुत प्रभावशाली होते हैं, वो काफ़ी भीड़ को ऐसे ही दौड़ा लेते हैं। नेक्स्ट, ये आंसू गैस दैल। आंसू गैस के लिए हमेशा देखना चाहिए कैसे, सबसे पहले हवा का रुख। क्या देखना चाहिए? मान लिया आपने जो यहाँ पर आंसू गैस डाल दी, भीड़ इधर बैठी हुई है, मेरे सामने भीड़ है, मैंने यहाँ डाल दिया, और हवा किधर की चल रही है? मेरी तरफ की, तो उसका असर होगा? नहीं होगा। इसलिए उसका जो है पहले क्या, जैसे धूल मिट्टी उड़ा के देख लेते हैं, देख लो कि हवा किधर की तरफ है। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा, अस्पतालों को आपको अलर्ट करना पड़ेगा कि हो सकता है कोई बहुत से झेल ना पाए उस चीज़ को। उसमें स्टन ग्रेनेड भी होता है, कई बार वो डायरेक्ट फट के जो लग भी सकता है, चोट भी लग सकती है। और बलवाई क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, आपने जो आंसू गैस का गोला फेंका, उसने तुरंत उठाया आपकी तरफ फेंक दिया। हाँ, ये भी होता है। तो इस तरीके से आपको जो है बहुत ही सतर्क रहकर इसको चलाना है अस्पतालों के। ने उसके बाद केन चार्ज का नंबर होता है। केन चार्ज कैसे करते हैं? लाइन फॉर्मेशन है। लाइन फॉर्मेशन जो आपको यहाँ ड्रिल में सिखाई जाती है, आपको मैं दिखा भी दूंगा। ये 5-5 की फ्रंट लाइन है, देखिए आगे कैसे चल रहा हो, ये शील्ड के साथ चल रहा है। और पीछे वाले जो उनके पास शील्ड नहीं है, वो केवल डंडा और बाकी चीजें करेंगे। जैसे किसी को पकड़ लेंगे केन शील्ड में, जैसे सामने से कोई आ गया, अब किसी को खींचना है, अड़ा हुआ है, अब उसको खींचना है पीछे, तो 2 लोग जगह देंगे और पीछे से जो पीछे वाले उसको खींच के पीछे और फिर से मिला लेंगे इनको। ठीक है। नेक्स्ट, एक फाइल में कैसे चलेंगे, ये देखिए इस तरीके से सुसज्जित होकर आपको चलना चाहिए। नेक्स्ट, 3-3 की फॉर्मेशन, अमूमन आप जो पीटी परेड में इस्तेमाल करते हैं 3-3 की फॉर्मेशन। ये तीरनुमा फॉर्मेशन, जब आपको भीड़ में घुसना हो तो तीर आगे रहेगा, इस तरह ट्रायंगल की फॉर्म में रहेगा। ये त्रिकोण का, ये देखिए जब अगर ग्राउंड बहुत बड़ा है और चारों तरफ भीड़ है, तब आपको कैसा इस्तेमाल करेंगे? ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाला बॉक्स का, बॉक्स फॉर्मेशन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, लाठी स्क्वाड का ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये कहाँ कर रहा है, निचले हिस्से पे मार रहा है। भीड़ पे नज़र रहेगी और मारना जरूरी नहीं है। भीड़ के नज़दीक पहुँच के हम क्या करते हैं, सड़क पे पटका देते हैं। लाठी चलती हुई नज़र आनी चाहिए, लगती हुई ज़्यादा नहीं नज़र आनी चाहिए। और अगर लाठी मारनी ही पड़ जाए तो लाठी कहाँ मारी जाती है? सिर पे मारेंगे या उसके बटक्स पे मारेंगे? बटक्स पे मारेंगे। जो सॉफ्ट हिस्से हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उनके ऊपर मारते हैं। कभी भी यहाँ नहीं मारनी चाहिए, कॉलर बोन के पास नहीं मारना चाहिए, हाथ पे नहीं मारना चाहिए, यहाँ नहीं मारना चाहिए, हड्डी टूट जाएगी। नीचे भी नहीं मारना चाहिए, शिन पे, यहाँ भी, यहाँ हड्डी टूट सकती है।
इसलिए हमेशा ये जो बटक वाला पोर्शन है, ये जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है, उसके ऊपर ही लाठी का प्रहार होना चाहिए। और महिलाओं पर, बच्चों पर, दिव्यांगों पर मैं पहले कह चुका, इन पर कभी भी लाठी, या गिरे हुए व्यक्ति पर कभी भी लाठी का प्रहार नहीं करेंगे। लेकिन जितनी गलतियां होती है, जो ये मीडिया में दिखाए जाते हैं कि देखिए पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, वो कौन से दिखाते हैं? वही दिखाते हैं जहां हम गलतियां करते हैं। इसलिए ऐसी गलती आप कदापि नहीं करेंगे। आप ये मान लीजिए, क्योंकि वो दुश्मन नहीं है, बार बार ये जहन में होनी चाहिए बात। दूसरा, वो ट्रेंड आदमी नहीं है, कोई आप मिलिट्री फौज की तरह लड़ाई नहीं लड़ रहे दुश्मन से। आप वहां के नागरिकों को कंट्रोल कर रहे हैं, लड़ाई नहीं लड़ रहे। नेक्स्ट, ये दुकान और उसका मैंने बता दिया, ये ना हो कि कॉलेज में घुस घुस के मार रहे हैं, फिर दरवाजे तोड़ रहे हैं। लाठी स्क्वाड वापस, जैसे धीरे धीरे बढ़ता है लाठी स्क्वाड, अगर लाठी स्क्वाड आपने भीड़ को खदेड़ दिया, उसके बाद कैसे होगा? वापस मुड़ के भाग आएंगे, कैसे करेंगे? लाठी अगर ऐसे चलाते गए हैं यूं, तो ऐसे ही वापस आएंगे। जैसे मैं यूं लाठी चलाता हुआ गया, भीड़ पीछे गई, तो वापस कैसे हटेंगे? पीठ दिखाएंगे भीड़ को? कभी भी पीठ नहीं दिखाएंगे भीड़ को। अगर आपने भीड़ दिखाई, भीड़ को पीठ दिखा दी, तो आप समझिए वो आपको दौड़ा लेंगे पथराव करके, वो आपको मार लेंगे, फिर आपको दौड़ाएंगे बहुत बुरी तरह से। इसलिए जब भी पीछे हटते हैं तो रिट्रीट भी कैसे किया जाता है? उसी डायरेक्शन में। ये उसके बाद है प्लास्टिक बुलेट, रबर बुलेट का है, ये प्लास्टिक पैलेट्स आते हैं। ये आपने देखा होगा, इसमें जो है गैस गन से चलाते हैं हम कुछ चीज़ें। जो रबर बुलेट है, प्लास्टिक पैलेट है, वो पैलेट गन से चलाते हैं। ये कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, इससे भी घायल हो जाता है। अगर आप किसी की आँख में मार दो, वो अंधा हो जाएगा। किसी के हार्ट पे लग जाए तो इतना घुस जाता हो कई बार स्किन के अंदर, तो इसलिए ये भी खतरनाक रहती है। इसके अंदर जो है कई बार सल्की राउंड इस्तेमाल किया जाता है। सल्की राउंड का आगे का हिस्सा कई बार टूटकर वो भी गोली की तरह घुस जाता है कई बार। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट हिट नहीं करेंगे। ये भी दूर दराज ऐसे मारेंगे, वो स्प्लिट होकर लगता है, लोगों को ऐसा लगता है जैसे पत्थर मार दिया किसी ने, और वहाँ से भीड़ भागने लगती है। नेक्स्ट, ये शलक फायरिंग के बारे में है। अगर आपको अंत में जब सारे उपाय आपके फेल हो जाए और आपको लगे कि अब तो फायरिंग करनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए एक तो मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। उसके बाद फिर स्क्वाड तय किया जाता और ये दूरी बना के रखी जाती है। भीड़ के अंदर से कभी फायर नहीं करना चाहिए। ये दे रखा है, गार्ड कमांडर फायर का आदेश देगा, और जिसमें देख रखा है वो बयान करता है कि सामने देखो रेंज 200 गज, सामने देख टारगेट का बयान कि बढ़ते हुए बलवाई किस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो बताया जाएगा। और उसके बाद राउंड की संख्या बताएगा, 4 राउंड फायर। किस तरह फायर करेगा ये अभी मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट दिखाइए। उसके बाद जब सैनिकों की संख्या बताएगा, फायरिंग के बाद में रोक फायर, खाली कर निरीक्षण के लिए बाएं शस्त्र, सारे शस्त्र चेक होते हैं, खाली खोखा वगैरह उठाते हैं। जितने भी जवान हैं सबको अपने अपने खोखे कितने चलाए हैं, कितने खाली हैं, सबका हिसाब किताब देना होता है। इसलिए उसका बेहद ध्यान रखा जाए। और जिधर जब तक आपका गार्ड कमांडर ना कहे तब तक फायरिंग नहीं करनी है। और फायरिंग बिल्कुल सिखलाई के अनुसार करनी चाहिए, अंधाधुंध फायर नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने असले को भी जो उसको मेंटेन करके रखना, उसका भी पूरा, जब आप जाते हैं उससे पहले उसको चेक करके जाएंगे। और ये लगातार उसके मेंटेनेंस अपना बना रहना चाहिए आपका, उसको लगातार उसमें ऑयलिंग करना, साफ़ सफाई करना। नेक्स्ट, ये देखिए, अगर ये गार्ड की बनावट है, अगर केवल 1-4 की टुकड़ी है और उसको फायर करना है तो गार्ड कमांडर यहाँ खड़ा हो जाएगा, भीड़ उधर है सामने, भीड़ सामने है, चारों जवान आगे की तरफ फायर करेंगे और जिसके कंधे पे हाथ लगेगा वो फायर करेगा, या नंबर से बताएगा इतना नंबर, इतने राउंड फायर कर, वॉली फायर। एक साथ दो का बता दिया, ये दोनों वॉली फायर करेंगे, एक फायर वो मारेगा, एक वो मारेगा। अगर आपने फायर किया और भीड़ भागने लगी तो फिर फायर करोगे? अगर जो है आप, और या भीड़ ने जो है ये दिखा दिया अपना कि जी हम दौड़ रहे हैं, हट रहे हैं, तो क्या फायरिंग करनी चाहिए? तत्काल फायर पुलिस अधिकारी का कर्तव्य है, और इवन जवान का भी कर्तव्य है, उसको तत्काल फायरिंग रोक देनी चाहिए। फायरिंग कभी भी हेड के ऊपर से, ये नहीं कि मैंने हवाई फायर मार दिया साहब डराने के लिए, हवाई फायर नहीं मारेंगे, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। फायर करेंगे तो निचले हिस्से पे करेंगे, यहाँ से नीचे करेंगे। और फायरिंग किस पे की जाएगी? जो सबसे वायलेंट हिस्सा होगा भीड़ का, किस पे की जाएगी? सबसे ज़्यादा हिंसा जहाँ पर हो रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उसी हिस्से पे फायर करेंगे। ये नहीं कि वहाँ बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए दर्शक है उनकी तरफ फायर मार दिया एक। ये सामने और पीछे अगर दोनों तरफ भीड़ है तो 2 आगे करेंगे फायर, 2 इधर, ये बीच में खड़ा हो जाएगा गार्ड कमांडर।
जीसी का मतलब गार्ड कमांडर। नेक्स्ट, अगर चारों तरफ फायर होना है, बीच में गार्ड कमांडर, चारों तरफ डायरेक्शन में जवान खड़े हो जाएंगे। अगर केवल सामने और दो इधर होना तो ये गार्ड कमांडर। ये अलग अलग फॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, गार्ड कमांडर बताएगा कि आपको कैसे खड़ा होना। नेक्स्ट, 3 प्रयोग, ये जो आपके टेस्ट है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? मैं बता चुका हूं कि सबसे पहले देखिए कि क्या बल प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया है, कानूनी उद्देश्य के लिए किया गया। वो सही उद्देश्य होना चाहिए तभी आप बल प्रयोग करेंगे, अन्यथा आपका इस टेस्ट में आप क्या हो जाएंगे, फेल। जब भी बल प्रयोग करेंगे तो ये 3 चीज़ों का टेस्ट पास होना जरूरी है। नंबर 1 है बल प्रयोग कानूनी उद्देश्य के लिए किया गया और उन परिस्थितियों में आवश्यक था। हमने सारे उपाय अपना लिए लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति नहीं सुधर रही थी, इसलिए हमें फायर करना पड़ा। और तीसरा है अनुपातिक रूप से उन परिस्थितियों में ठीक था। उसके साथ अनुपात भी बनाए रखेंगे। ये नहीं उधर से तो जो 2 लाठी चलाई उन्होंने या 2 पत्थर चलाए, इधर से आपने तोड़ डाले 100 आदमी, ठीक है, तो आप सबक नहीं सिखा रहे। आपको केवल उतना ही बल प्रयोग करना है जितना आवश्यक है। न्यूनतम बल प्रयोग का जो सिद्धांत है उसको, विधि विरुद्ध जमाव किसको कहेंगे, इसकी डेफिनेशन कहां दी गई है, धारा 141 में। तो जो उसका उल्लंघन करेगा, जब एक बार उसको डिस्पर्स करने का आदेश दे दिया और उसके बाद भी वो नहीं हट रहा तो क्या होगा, तब वो बनवाई हुआ। जितने भी इसकी रूलिंग्स हैं या जितनी ये डी के पास